बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है आज, ठीक है। पहली मैं ले चुका हूँ, आपको मिल गई होगी रिकॉर्डेड सेशन तो अभी मिल जाएंगे, कोई नहीं। आज आप प्लैनेट्स के बारे में मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो प्लैनेट है वो टोटल मिला के वैसे तो 8 है। कभी 2006 से पहले आपके पास 9 हुआ करते थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ये IAU 2006 में एक फैसला लेता है जिसमें बोला जाता है प्लूटो जो है ये प्लैनेट बनने लायक नहीं है। अब प्लूटो प्लैनेट बनने लायक क्यों नहीं था? क्योंकि देखो बहुत छिजोरी हरकतें हैं इसकी। पहली बात, अगर प्लैनेट है आप तो आपकी ऑर्बिट सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए। और अगर प्लूटो की ऑर्बिट के बारे में बात करें तो वो हमारे सौर मंडल के सोलर सिस्टम के 8वें जो बिल्कुल अपना 8th लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, उसकी ऑर्बिट के साथ ही इंटरसेक्ट करता है। ये मान के चलो कि 20 सालों तक प्लूटो बन जाता था 8वां प्लैनेट और नेपच्यून हो जाता था 9वां। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। दूसरा क्या कि हर प्लैनेट के पास एक सैटेलाइट है। चलो सैटेलाइट ना भी हो तो चलेगा। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, और प्लैनेट आप उसको बोलते हैं जो सूरज जैसे किसी स्टार के चारों तरफ घूमे, ठीक है जी। तो प्लूटो की एक सैटेलाइट है शिरोन, CHERON, जो प्लूटो की जितनी बड़ी है। अगर हम उसकी साइज के बारे में देखें तो प्लूटो से ज्यादा छोटी नहीं है ये और पता ही नहीं लग पा रहा है कि प्लूटो शिरोन की सैटेलाइट है या शिरोन प्लूटो की सैटेलाइट है। तो एक तो सैटेलाइट के ऊपर भी हम लोगों के पास बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थी। तो ये सब चीजें देखते हुए हम लोगों ने प्लूटो को 2006 में प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया और इसको एक संज्ञा दी गई ड्वार्फ प्लैनेट की, क्या बोने ग्रह है। वैसे अगर प्लूटो के बारे में बात करें तो 1930 में प्लूटो की डिस्कवरी हुई थी। प्लूटो के बारे में हमें 1930 में पता लगा था, और जब से पता लगा है तब से लेकर आज तक प्लूटो ने आज तक कभी सूरज का एक चक्कर नहीं काटा। तो क्योंकि प्लूटो को चक्कर काटने में टाइम लग रहा है, तो आइए बात करते हैं एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले आपके पास मरकरी है, और मरकरी के बारे में सब चीजें शुरू करने से पहले मैं एक बता दूं आपको कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उन सभी के पास दो तरह की मूवमेंट है। एक तो होती है यार जो आप अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं। एक्सिस का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लैनेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ से निकलने वाली एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक रेखा। तो अगर आप इस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ घूम रहे हैं तो इसको कहा जाता है रोटेशन। इस प्रकार की मूवमेंट को आप लोग रोटेशन बोलते हैं। और एक होता है प्लैनेट का रास्ता, जिस रास्ते पे प्लैनेट चलकर सूरज के चारों तरफ घूमता है। इस रास्ते पे चलने को आप लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। और हर किसी प्लैनेट का रोटेशन और रिवोल्यूशन का समय अलग अलग है। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अगर मैं रोटेशन के बारे में बात करता हूं तो हमारी धरती को रोटेट करने में 24 घंटे लग जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं एक दिन। रोटेशन से ही दिन और रात होते हैं। रेवोल्यूशन से किसी भी प्लैनेट का साल बदलता है, एक साल। तो अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो हमारी धरती को तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं रोटेट करने में। उसी तरीके से एक प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर ये काम 9 घंटे 55 मिनट में ही कर लेता है। मतलब उसका एक दिन अगर देखा जाए तो वो अर्थ के कंपैरिजन में केवल 10 घंटे का होता है। और अगर यही काम वीनस के बारे में बात करें तो वीनस को ये काम करने में तकरीबन 247 दिन लग जाते हैं, 247 डेज। जो काम हम 24 घंटे में करते हैं जुपिटर वो 10 घंटे में कर लेता है। वीनस को वो काम करने में 247 दिन लग जाता है। तो हर किसी प्लैनेट का रोटेट करने का समय अलग अलग है। हो सकता है वो आप लोगों से क्या पूछे कि मैं आपको 4 प्लैनेट दे रहा हूं, जिसमें से एक मरकरी है, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा जुपिटर। आप इन 4 प्लैनेट को घटते क्रम में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिपेंडिंग अपॉन देयर रोटेशन टाइम, कि किस प्लैनेट को रोटेट करने में कितना समय लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी प्लैनेट को घटते क्रम में अरेंज करना है। तो आइए सबसे पहले प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपके पास मरकरी है। मरकरी के बारे में बात करें तो ये नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब इससे पास में कोई प्लैनेट नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मरकरी के बारे में बात करें तो इस प्लैनेट की कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब कोई इसका चंद्रमा नहीं है। जैसे धरती का चंद्रमा ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, तो इस प्लैनेट के पास कोई मून अवेलेबल नहीं है। सैटेलाइट भी दो तरीके की होती है। एक तो है अगर प्राकृतिक मतलब नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारी मून है, और दूसरा होता है मैनमेड। अगर कोई सैटेलाइट आप भेजे किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के लिए तो वो मैनमेड सैटेलाइट हो गई। तो मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है। ये प्लैनेट स्मॉलेस्ट प्लैनेट में आता है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। और अगर बात करें मरकरी के रोटेशन की और रेवोल्यूशन की, रोटेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, रोटेशन मतलब एक दिन। हमारे लिए रोटेशन का मतलब होता है एक दिन।
और रिवोल्यूशन का मतलब हो गया 1 साल, 1 ईयर। और हर प्लैनेट का ये अलग अलग है। तो अगर मरकरी की रोटेशन के बारे में बात करें तो मरकरी का रोटेशन मात्र 59 डेज में पूरा होता है। मतलब हमारा एक दिन जो 24 घंटे का है वही एक दिन मरकरी में 59 डेज का हो जाता है। तो सपोज करो कि अगर कोई प्लैनेट अपने चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, हम लोग तो घूम जाते हैं 24 घंटे में, और यही काम अगर मैं मरकरी के बारे में देखूं तो मरकरी को घूमने में लग रहे हैं 59 डेज। तो आप लोगों से पूछा जाए कि स्पीड किसकी फास्ट है, अर्थ वाली की स्पीड फास्ट है या मरकरी की स्पीड फास्ट है? ऑफ कोर्स अर्थ की फास्ट है, स्पीड फास्ट है तभी 24 घंटे में कर पा रहा है। बट अगर हम लोग रोटेशन के बारे में बात करें मरकरी की, तो मरकरी बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, इसलिए मरकरी को एक दिन पूरा करने में 59 दिन लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मरकरी के रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन का मतलब मरकरी का 1 साल, क्योंकि सन के बहुत पास में है तो इसका जो घेरा होगा वो बहुत छोटा होगा, तो उस पर चलने के लिए इसको मात्र 88 डेज लग जाते हैं। मतलब मरकरी का 1 साल हमारी तुलना में 88 डेज का है। हमारे लिए एक दिन 24 घंटे का होता है, क्योंकि अर्थ पर सस्टेन करती है, तो हम हर एक प्लैनेट के समय को हम अर्थ के समय से काउंट करते हैं। मतलब क्या, मरकरी के लिए तो एक दिन 59 डेज का हो गया ना, बट हम लोग कैसे समझेंगे ऐसे? हमारे लिए हमारा एक दिन 24 घंटे का है, तो हम अपने दिन की अपेक्षा या अपने दिन को एक आइडल मानते हुए बाकी सब प्लैनेट के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो जब धरती के 59 डेज पूरे हो जाएंगे तब मरकरी का एक ही दिन पूरा होगा। या ये मान लो जब धरती के 88 डेज पूरे हो जाएंगे तब मरकरी का 1 साल पूरा हो जाएगा। इतना समझ में आता है जी? मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। यहां पर अगर नहीं लिखा हुआ तो एक पॉइंट यहां पर ऐड कर लेना, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास कोई वायुमंडल भी नहीं है। और देखो, एटमॉस्फेयर का मतलब बिल्कुल भी जीवन तो नहीं होता है। ये मान के मत चलना कि एटमॉस्फेयर का मतलब लाइफ होता है, बिल्कुल भी नहीं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जैसी गैस लाइफ सस्टेन करवाती है, और ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेयर बहुत से प्लैनेट्स पर हैं, बट उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। जैसे अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल वहां पर है, बट वीनस के एटमॉस्फेयर में 92% से लेकर 96% तक केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसलिए वीनस का एटमॉस्फेयर लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो मरकरी के पास तो खैर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। और जिन प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, उन प्लैनेट्स का सुबह का टेम्परेचर और उन प्लैनेट का रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है। इसको डायरनल रेंज कहते हैं। मरकरी के अगर सुबह के तापमान की बात करें तो मरकरी में सुबह टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात को उसी मरकरी पर तापमान -200 हो जाता है। इतना क्लियर? इसके बारे में आप समझने के लिए ये समझिए कि अगर मान के चलो यहां पर सूरज है, ये आपके पास सन है, और इसकी अपन मरकरी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ के चलिएगा कि सुबह के समय डे टाइम में सूरज की डायरेक्ट रोशनी मरकरी पर पड़ती है तो मरकरी गर्म हो जाता है। इस समय मरकरी का तापमान +400 डिग्री सेल्सियस चला गया। अब जाहिर सी बात है मरकरी भी अपने एक्सिस पर घूम रहा है। इस समय मरकरी के इस वाले भाग का टेम्परेचर 400 है, मरकरी के पीछे वाला जो पार्ट है यहां पे भी रात है। जब 12 घंटे के बाद, या मान के चलो क्योंकि मरकरी का 59 डेज है, तो जब 28.5 दिनों के बाद मरकरी का ये वाला पोर्शन घूम के सूरज की तरफ आएगा, तब इसका टेम्परेचर 400 हो जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। पीछे वाले पार्ट में इस समय रात है, और रात में टेम्परेचर मरकरी का -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रॉब्लम मरकरी के साथ क्या है कि मरकरी सूरज से आने वाली गर्मी को स्टोर नहीं कर पाता। इट्स स्टिल नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। हाँ जी बिल्कुल, जो मरकरी है वो सूरज से आने वाली गर्मी को स्टोर नहीं कर पाता। मतलब क्या, देखो यार, अगर किसी प्लैनेट के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है ना, अगर मान के चलो कि मरकरी के चारों तरफ वायुमंडल होता हो, और अगर इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी कोई भी गैस, ओजोन जैसी कोई भी गैस अगर अवेलेबल होती, इन गैसेस को हम लोग ज्योग्राफी में हरित गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, शायद सुना भी होगा। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है कि सुबह के समय जो गर्मी आ जाती है ना, उस गर्मी को रात को ये निकलने नहीं देती, उसका कुछ एक परसेंटेज ये स्टोर करके रख लेती है। मैं मान के चल रहा हूं कि मरकरी के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैस छोड़िए एटमॉस्फेयर है ही नहीं,
इसका मतलब सुबह के समय जो 100% गर्मी आएगी वो रात के समय 100% ही निकल जाएगी। ये समझ में आया? ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, पहले तो ये समझ लो। ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको आप हरित गैस कहते हैं, इनका काम है सूरज से आने वाली गर्मी का कुछ प्रतिशत रोक के रख लेना। अगर मान के चलो कि आपके एटमॉस्फेयर में 4% ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका मतलब रोजाना आप सूरज की 4% गर्मी अपने पास रखोगे, रोजाना, ऑन डेली बेसिस। इतना क्लियर है? और अगर आपके वातावरण में 96% ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, तो आप रोजाना 96% गर्मी स्टोर कर दोगे और 4% ही बाहर जाने दोगे। मरकरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इतना क्लियर है? इसलिए मरकरी सूरज के बिल्कुल पास में होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है। इतना क्लियर हुआ जी? और ये सुबह और रात के टेम्परेचर के डिफरेंस को, सुबह का तापमान 400, रात का जो तापमान है वो -200, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 600 आ जाएगा। और इसी डिफरेंस को आप लोग डायरनल रेंज कहते हैं। डायरनल रेंज का मतलब डे टाइम टेम्परेचर माइनस नाइट टाइम टेम्परेचर, इसको कहते हैं डायरनल रेंज। और डायरनल रेंज के मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डायरनल रेंज अगर किसी प्लेनेट पर मिलती है तो वो मरकरी है। यहां तक समझ में आता है? तो एक पॉइंट यहां पर आप और ऐड करेंगे, इस वाले पॉइंट को देखते हुए, इस वाले पॉइंट को देखते हुए एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर देंगे कि ये हाईएस्ट डायरनल रेंज अगर किसी प्लेनेट पर मिलती है तो वो मरकरी है। डायरनल रेंज का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डे टाइम माइनस नाइट टाइम टेम्परेचर, इसको डायरनल रेंज कहते हैं। धरती का ही निकाल लो ना यार। अगर आज हमारे टेम्परेचर मान के चलो 48 डिग्री सेल्सियस है, तो रात को टेम्परेचर मैं मानता हूं हद मार के 24 हो जाएगा, इससे कम तो नहीं जाता। तो सुबह के समय और रात के समय का टेम्परेचर का डिफरेंस अगर आप अर्थ पे भी निकालोगे तो 20, 22, 25, इससे ऊपर नहीं आता। सोचो मरकरी जैसे प्लैनेट के ऊपर सुबह और रात के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 600 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इससे ज्यादा रेंज किसी प्लैनेट की नहीं है। यहां तक क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से प्लैनेट का टेम्परेचर लाइक डायरनल रेंज बाकी सब प्लैनेट से बहुत ज्यादा है, तो आंसर में आपके पास बुध आ जाएगा, मरकरी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए किसी भी देश की माइथोलॉजी को उठा के देख लो। माइथोलॉजी मतलब जैसे हमारी जो माइथोलॉजी है, जो भगवान और जो पुराणों उपनिषदों से जुड़ी हुई है, हमारी माइथोलॉजी में भी आखिरी ग्रह जिसकी पूजा होती है वो मंगल या फिर बृहस्पति है, सॉरी शनि है। शनि से बाद तो हमारे पास कोई ग्रह नहीं है। पहले लोग क्या करते थे, प्लैनेट्स की भी पूजा करते थे। तो अगर मैं किसी भी देश की माइथोलॉजी को उठा के देख लूं ना, तो सभी देशों की माइथोलॉजी में आखिरी ग्रह जिसकी पूजा की जाती थी वो सैटर्न ही था, शनि। क्योंकि शनि के बाद के ग्रह दिखते ही नहीं थे। अगर मैं आज धरती के बाहर चला जाऊं तो नेकेड आईज से मैं केवल सैटर्न तक के ग्रह को देख सकता हूं। सैटर्न से दूर आपको कोई प्लैनेट नहीं दिखेगा। सैटर्न से पीछे के प्लैनेट के लिए आप लोगों को टेलीस्कोप चाहिए। तो अगर माइथोलॉजी के अराउंड आपको सैटर्न से दूर दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए सैटर्न तक के भगवान सभी माइथोलॉजी में कॉमन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मरकरी की बात करें तो रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स के रूप में मरकरी की पूजा की जाती है। गॉड ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य के देवता। लोग पूजा करते थे मरकरी की ताकि उनका व्यापार मुनाफे वाला हो जाए। कॉमर्स का मतलब आपका ट्रेड हो गया, दुकान, जो व्यापार आप करते हैं वो अच्छा चले, उसके लिए रोमन सिविलाइजेशन मरकरी की पूजा करती थी एज अ गॉड ऑफ कॉमर्स। यहां तक क्लियर है? इसके बाद सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट आ जाता है। सेकंड प्लैनेट आपके पास हो गया वीनस। वीनस को आप लोग हिंदी में वैसे तो बोलते हैं शुक्र। और अगर हम वीनस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं वीनस के बारे में बताऊं तो ये अर्थ का बिल्कुल जुड़वा भाई है। दिस इज अर्थ ट्विन। क्योंकि शेप और साइज में बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है हमारा प्लेनेट वीनस। बट जो जुड़वा होते हैं ना, उनकी हरकतें बहुत उल्टी होती है। इसकी भी हरकत भाई साहब बहुत ही उल्टी है। पहली बात, अगर हम सोलर सिस्टम में बाकी सब प्लैनेट्स के बारे में देखें तो कहा जाता है अगर ये किसी प्लैनेट की ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब समझ में आ रहा है? ऑर्बिट मतलब वो रास्ता जिस रास्ते पर चलकर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो अगर मैं किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट को उठाकर देख लूं तो हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट कौन कौन से, मरकरी, अर्थ, मैं वीनस को नहीं ले रहा हूं यहां पर, मार्स, जुपिटर,
सैटर्न और नेपच्यून, यूरेनस को भी नहीं ले रहा हूं मैं यहां पर। हमारे सोलर सिस्टम में ये 6 प्लैनेट है। ये ऐसे है जो अर्थ के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट में घूमते हैं। अगर कोई प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट चक्कर लगाए सूरज के चारों तरफ तो ये क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज ही आप लोग घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग, ऑर्बिटिंग का मतलब हो गया सूरज के चारों तरफ ये 6 की 6 प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक तो पॉइंट ये समझ लो। दूसरा, अब मैं बात करता हूं इन 6 प्लैनेट्स के रोटेशन के बारे में। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमना। अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमने के लिए भी ये 6 की 6 प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट ही घूमते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग भी करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। हमारे सोलर सिस्टम में ये 6 प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन करते हैं। बिल्कुल मैम, अभी शेयर करता हूं, ईमेल आईडी भी शेयर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो 2 प्लैनेट्स का नाम नहीं है उसमें एक तो वीनस है और एक यूरेनस है। यूरेनस और वीनस इन दोनों की हरकतें एक जैसी है। पहले तो ये समझ के चलना कि ऑर्बिट पे चलने को आप ऑर्बिटिंग कहते हैं। ऑर्बिटिंग को यहां पर मैं रेवोल्यूशन भी बोल सकता हूं। ऑर्बिटिंग कह लो या रेवोल्यूशन कह लो, मैं एक ही बात कर रहा हूं। रोटेशन का मतलब दिन बदलना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के 2 को छोड़ दिया जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही रोटेट कर रहे हैं। हो गया साधु सर? अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है वो। पहली बात तो वीनस सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है मरकरी के बाद, क्योंकि मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर वीनस ही आता है। बट अगर मैं अर्थ की अपेक्षा करूं, देखिए ये है वीनस, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मार्स। हमारी जो पृथ्वी है वो वीनस और मार्स के बीच में है, बट बीच में नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो वीनस से थोड़ा पास में है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि वीनस अगर बात करें तो वीनस हमारी धरती के भी सबसे पास में है। सूरज के तो खैर ये सेकंड नंबर पर आता है, बट अगर हम अर्थ से डिस्टेंस को मापे तो हमारी धरती से सबसे पास जो प्लैनेट पड़ेगा वो वीनस ही है, मार्स दूर है। और आप जैसे कि मैं उसको बोल भी रहा था कि ये बिल्कुल पृथ्वी का जुड़वा भाई है, क्योंकि शेप और साइज में बिल्कुल अर्थ के जैसा ही दिखता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात में अपनी बालकनी के बाहर निकलिएगा, दिल्ली में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेस्ट की तरफ देखें तो आपको एक चमकता हुआ तारा दिखेगा। मतलब एक ही तारा दिखेगा। वैसे दिल्ली में हमारे पास एक लेयर है जिसमें सारे तारे छट जाते हैं, केवल एक ही दिखता है। लेयर को पोल्यूशन कहते हैं। तो अब देखना आसान है वीनस को, तो वैसे कहीं और चले जाओ तो बहुत सारे तारे दिखेंगे तुम्हें। आसमान साफ है ना, हमारा भी बिल्कुल साफ ही है। तो यहां पर जो वीनस है वो बालकनी से निकलते ही वेस्ट की तरफ देखोगे तो एक चमकता हुआ तारा दिखेगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, और कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, वो वीनस है एक्चुअली में। और जब सुबह उठोगे सूरज निकलने से पहले तो आपको यही तारा आपके ईस्ट में दिखेगा। तो वीनस के साथ क्या दिक्कत है कि एक तो सुबह सुबह भी दिखता है और शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता है ये फिर दिखता है। इसलिए आप लोग वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। भाई वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बट अब बात करते हैं वीनस के उस बात में जिसमें ये सबसे उल्टा है। सबसे पहले मैं वीनस की रोटेशन के बारे में बात कर लूं। रोटेशन मतलब जो मैंने आपको बताया था, एक दिन। अगर हम अपनी अर्थ के बारे में बात करें तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर पूरा लगा लेती है वेस्ट से ईस्ट, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बट अगर मैं वीनस के बारे में बात करूं तो भैया ये वीनस एक तो उल्टा घूम रहा है, ईस्ट से वेस्ट घूम रहा है। जो रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज कर रहा है। और दूसरी बात, रोटेट करने में इसको समय लग जा रहा है 243 डेज। जो तुम लोगों को 24 घंटे लगते हैं वो काम वीनस 243 दिनों में कर रहा है।
सोचे कितना ही स्लो घूम रहा होगा। मतलब जब धरती के 243 दिन पूरे हो जाएंगे, 243 डेज जब आपके पूरे हो जाएंगे, तब वीनस का एक ही दिन पूरा होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं वीनस के एक साल के बारे में बात कर लूं, क्योंकि बहुत ही विचित्र प्राणी है वीनस, क्योंकि ये अपना एक दिन भी पूरा ढंग से नहीं कर पा रहा, और इसके एक दिन से पहले ये अपना एक साल पूरा कर ले रहा है। मतलब सपोज करो, इसको अगर दिखाऊं आपको स्लाइड में, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वीनस है जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। इसको ईस्ट से वेस्ट घूमने में तकरीबन 243 दिन लग जाते हैं, ये इसका रोटेशन है। और अगर हम वीनस के रेवोल्यूशन की बात करें, तो वीनस जो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व भी ये ईस्ट से वेस्ट ही कर रहा है। ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, क्लॉकवाइज ही रिवॉल्व करता है। इसलिए वो पहला वाला पॉइंट जो आप लोगों ने लिखा था वो इसके साथ मैंने मिला दिया। इतना क्लियर हुआ जी? अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसको ये एक चक्कर पूरा काटने में 225 दिन लगते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये है आपका एक साल, ये है आपका एक दिन। तो जब तक इसका एक दिन पूरा नहीं होता, इसका एक साल पूरा हो जाता है। समझ में आ रही है बात मेरी? ये वीनस का एक दिन हो गया, दिस इज योर वन डे, और ये हो गया आप लोगों का एक साल। और पूरे सोलर सिस्टम में वीनस ही मात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक साल एक दिन से छोटा है। कभी के बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, यहां पर भी एक स्टेटमेंट बना के इसको लिख लीजिए, वीनस इज द ओनली प्लैनेट जिसका वन डे इज बिगर देन इट्स वन ईयर, जिसका एक साल उसके एक दिन से बड़ा है। ऐसा वीनस ही एकमात्र प्लैनेट है। मेरी ईमेल आईडी आपको लिखनी है तो लिख लो, deepak.delhi12@gmail.com, deepak.delhi DELHI 12 न्यूमेरिक में @gmail.com, deepak.delhi12@gmail.com। चलिए जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वीनस का एक दिन तकरीबन हमारी तुलना में 243 डेज का है। वीनस का एक साल 225 दिनों का है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वीनस पूरे सोलर सिस्टम में एक लौता ही ऐसा प्लैनेट है जिसका एक दिन उसके एक साल से बड़ा है, या उल्टा कह लो जिसका एक साल एक दिन से छोटा है। अब वीनस के बारे में बात करें, हमारे अर्थ में सबसे चमकती हुई चीज, जैसे कि मैंने बोला, हमारी अर्थ के स्पेस में सबसे चमकती हुई चीज वीनस ही है, क्योंकि सुबह के समय भी दिखता है और इवनिंग में भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बता दी कि बाकी सब प्लैनेट्स की तुलना में ये सारे काम उल्टे कर रहा है। वीनस का रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, वीनस का रेवोल्यूशन भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट से वेस्ट घूमना, वीनस ये दोनों काम क्लॉकवाइज मैनर में कर रहा है। और ये काम दोनों यूरेनस भी करेगा, मगर जब यूरेनस आएगा तब इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ये सारे पॉइंट कवर हो गए। इसके बाद वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अगर वीनस के बारे में भी बात करें तो इसके पास भी कोई सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है, मगर वीनस पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। वीनस को आप पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, मैं वो बता दूं। ये मैंने अभी आप लोगों को केवल वर्बली बताया था। मान के चलो कि ये वीनस है, और ये है वीनस के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में 90 से लेकर 96% केवल एक ही गैस है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वीनस के साथ होता क्या है, पहली बात आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अब क्या हो रहा है, सुबह के समय सूरज की गर्मी वीनस के एटमॉस्फेयर को चीरती हुई वीनस की सतह तक पहुंचती है। ठीक है, ये डे टाइम की बात कर रहा हूं मैं। वीनस गर्म हो जाता है। अब वीनस क्योंकि घूम रहा है धीरे धीरे, तो वीनस की कोई तो धरती होगी जहां पे रात होगी। मान के चल रहा हूं कि वीनस के पीछे रात है। रात के समय कोई भी प्लैनेट अपनी गर्मी को रिलीज करेगा। कोई भी चीज जो गर्म है वो ठंडी होती है रात को, वीनस भी ठंडा होने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि वीनस के वातावरण में 90 से लेकर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो गर्मी छोड़ रहा है ना, इसमें से 96% गर्मी को तो ये अंदर ही जकड़ लेगा, रोटेट, इसको बाहर निकलने देगा ही नहीं। और एटमॉस्फेयर से केवल 4% गर्मी ही बाहर निकलेगी। ये मान के चलो कि केवल 10% से 4% गर्मी ही बाहर निकलेगी, अधिकतम सारी गर्मी तो इसने अपने पास ही रोक ली। और ये फिनोमिना रोज हो रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वीनस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए कभी के बार वीनस को प्रेशर कुकर प्लेनेट भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का कौन सा प्लेनेट प्रेशर कुकर प्लेनेट कहलाता है, वीनस को आप लोग कभी के बार प्रेशर कुकर प्लेनेट भी बोल देते हैं। अब मान के चलो कि सुबह के समय 40 डिग्री आपका टेम्परेचर था, मैं केवल मान के चल रहा हूं। रात के समय आप लोगों ने रिलीज किया टेम्परेचर को, थोड़ी सी गर्मी रिलीज करी, बट केवल 4% ही आपकी गर्मी बाहर जा पाई। अभी भी टेम्परेचर आपका 36 ही है। और अगर ये रोज रोज बढ़ता जाए, रोज रोज 40-40 डिग्री अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि टेम्परेचर 700, 800, 900 डिग्री सेल्सियस तो आम बात होगी आपके लिए। और ये वीनस के साथ होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसी को बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव है ये। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब क्या है? आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जो रात के समय गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। जितनी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी परसेंट गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, या ये कह लो फंस के रह जाएगी। वीनस के साथ यही हो रहा है, और ये रीजन है वीनस के सबसे हॉटेस्ट बनने का। मरकरी भी हॉटेस्ट नहीं है, बट वीनस हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपको केवल वीनस में देखने को मिलता है। नहीं, कोल्डेस्ट भी नहीं है मरकरी। सर कोल्डेस्ट तो नेपच्यून हो गया, बिल्कुल दूर वाला प्लेनेट जो है। जितना सूरज से दूर जाओगे उतनी ही गर्मी में असर पड़ेगा। नेपच्यून का तो -400 तक चला जाता है ना, -400, 600 आम बात है वहां पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती है। बट अगर मैं हॉटेस्ट की बात करूं तो कई बार दिमाग में आता है कि हॉटेस्ट शायद मरकरी ही होगा, क्योंकि सूरज के सबसे पास में है तो लोग मरकरी को टिक कर देते हैं। बट आपको बता दूं, मरकरी हॉटेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, तो मरकरी टेम्परेचर को रोक ही नहीं पाता। आगे बात कर रहे हैं इसके बाद जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट आप लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर भी दिया था कि जो मरकरी है वो रोटेट भी ईस्ट से वेस्ट करता है, और मरकरी रिवॉल्व भी ईस्ट से वेस्ट ही करता है, जबकि अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट सारा काम वेस्ट से ईस्ट कर रहे हैं। वेस्ट से ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ईस्ट से वेस्ट क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपके पास आ जाता है वो आ गया आपके पास अर्थ। अब मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ पॉसिबल है। पृथ्वी जो है ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। और अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो हमारी अर्थ जो है ये सन से तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि पहले मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ। और अगर आप साइज के हिसाब से बात करें, लाइक आकार के हिसाब से, तो हमारी पृथ्वी 5वीं सबसे बड़ी प्लैनेट है। लाइक आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 के 8 ग्रह में से आपकी जो अर्थ है वो 5th लार्जेस्ट है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहले अर्थ के बारे में आपको बता दूं, बाकी सारी चीजें तो खैर हम पढ़ ही लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पृथ्वी के बारे में याद होनी चाहिए वो है शेप ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है बताइए? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अगर यही क्वेश्चन आ गया क्या बोलोगे? पृथ्वी का शेप कैसा है? जी मैम, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। शेप ऑफ अर्थ क्या है? पृथ्वी दिखती कैसे है? गोल दिखती है, अंडे जैसी दिखती है, कद्दू जैसी दिखती है। गोल पक्का? ओवल मतलब अंडे जैसे आकार की है। आप सब क्या बोलेंगे? ओवल ही कह रहे हैं ये लोग भी, तो मान लो ओवल है। देखो यार, अगर मान के चलूं मैं आपकी बात भी, चलिए
कि हमारी अर्थ कुछ ऐसे दिख रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई, ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी अर्थ ऐसी ही दिख रही है तो डायमीटर तो पता है ना आपको, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ये सब डायमीटर ही है जो फोकस से निकलने वाली लाइन है। और अगर ये डायमीटर 4 किलोमीटर का है तो सारे डायमीटर 4 4 के ही होंगे, ठीक है जी, इतना तो क्लियर है। तो अगर मैं अर्थ के डायमीटर को निकाल लूं, चलिए डायमीटर, तो अर्थ के सेंटर से एक तो डायमीटर निकालते हैं। अगर मान के चलो ये डायमीटर आ गया 200 किलोमीटर का, उसके बाद अर्थ के ये ऊपर पोल्स है, ये तो पता ही होगा, ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल, नीचे वाला पोल साउथ पोल। तो अगर मैं पोल के ऊपर से डायमीटर निकालूं तो ये छोटा होगा, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है। बट ये अर्थ के बीच में से निकले डायमीटर से कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। मतलब अगर मान के चलो कि ये डायमीटर 200 किलोमीटर का है तो मुझे ये डायमीटर 70 या 80 किलोमीटर का लग रहा है, ऐसे लग रहा है। मतलब अर्थ के पोल और इक्वेटर, इसको सेंटर को इक्वेटर कहते हैं, पृथ्वी के बीच वाली लाइन को आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो अर्थ को दो समान टुकड़ों में काट देती है, इक्वेटर कहते हैं इसको, इक्वेट करना दो इक्वल पार्ट्स में। तो इक्वेटर का डायमीटर निकाले तो मैं मान के चल रहा हूं 200 किलोमीटर है आपके लिए, तो पोल्स के ऊपर का डायमीटर इक्वेटर के डायमीटर के आधे से आधा दिख रहा है। आधा तो है ही है, 70 80 100 किलोमीटर तो है ही, बट ऐसा असल में है नहीं। अगर मैं आप लोगों को असल में डायमीटर बताऊं, असल में, तो पृथ्वी के इक्वेटर का जो डायमीटर है वो 12,756 है, 12,756 किलोमीटर है। ये है हमारी अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर। ये मैंने अब असली आंकड़े आपके सामने लिख दिए हैं, ये तो खैर मैं इमेजिनेट कर रहा था आप लोगों को। तो मैं क्या बता रहा हूं कि इक्वेटर पर जो हमारा डायमीटर है वो 12,756 है, ये असली फिगर है। तो अगर मैं पोल्स के ऊपर से डायमीटर निकालूंगा तो 6,000 या 7,000 आना चाहिए अमूमन, बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पोल्स के ऊपर जो डायमीटर है, अगर हम पोल्स के ऊपर का डायमीटर निकालें जिसको पोलर डायमीटर कहा जाता है, तो हमारी धरती का पोलर डायमीटर 12,714 है। अब तुम डिफरेंस काउंट कर लो, इक्वेटर और पोल के बीच में मात्र 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, 42 किलोमीटर। तो इसका मतलब अर्थ हमारी ओवल तो है नहीं भाई, अंडाकार होती तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए था इक्वेटर और पोल के डायमीटर में। तो फिर अर्थ का शेप है कैसा? एक्चुअली हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी बहुत कद्दू के आकार की है, मतलब इसको आप लोग जियोइड कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अर्थ कैसी है तो आप बोलेंगे सर जियोइड शेप की है। जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी जैसा। तो मतलब अगर कोई पूछे पृथ्वी कैसी है तो आप बोलेंगे पृथ्वी जैसी है, तो वो बोलेगा साले मजाक कर रहा है। तो सही बात है, जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक, पृथ्वी जैसा। अब ये होता कैसा है? तो यार हमारी अर्थ सेंटर से मोटी है, बीच में से तो मोटी है, और पोल्स के ऊपर से हमारी जो धरती है ये चपटी है। ऊपर पोल से तो फ्लैटर है, मैं ये बता देता हूं, फ्लैटर ओवर द पोल्स। और सेंटर से हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी बल्जियर है, बल्जियर फ्रॉम द सेंटर। और इसी वजह से जो पृथ्वी की शेप हो जाती है ना, पृथ्वी की शेप हो जाती है जियोइड। अगर आपसे बोले शेप ऑफ अर्थ क्या है, तो पहला तो आंसर मिल गया जियोइड। हमारी धरती की शेप है जियोइड। और इसको अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर इसको प्रूव कीजिए कि हमारी धरती की जो शेप है वो जियोइड है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों का पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर है, और आप लोगों का इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। तो ये तो हो गया आप लोगों का पहला फिगर, जिससे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्थ की शेप वाकई में जियोइड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी डायग्राम में देखते हैं, क्या डायमीटर के अलावा कुछ और भी चीज है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं कि अर्थ सही में वाकई में जियोइड है? तो एक तो डायमीटर हम लोगों ने देख लिया, दूसरी चीज मैथ्स में सर्कमफ्रेंस भी होती है। सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस का मतलब मैं तुम्हें बोलूं बेटा आप यहां से चलना शुरू करो, तो जाहिर सी बात है कि चल के यहीं पर वापस आओगे।
तो कितना किलोमीटर का ये सर्कल खींचा है, ये हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया। इतना क्लियर हुआ जी? तो अगर मैं अर्थ का सरकमफ्रेंस देखूं सेंटर से और फिर अर्थ का सरकमफ्रेंस देखूं पोल से, तो पोल और सेंटर के बीच का सरकमफ्रेंस भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। सरकमफ्रेंस किसको बोलोगे? हटा दो बेटा ये स्लाइड। अब मैं यहां पर सिंपल अर्थ का एक शेप ड्रॉ कर रहा हूं। फ्लैट्स, ऊपर से फ्लैटर है और बीच में से बल्जियर है। तो मैंने बोला सर पहले तो अपन लोग सेंटर का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस मतलब पूरा गोल घूम के आप कितने किलोमीटर घूम रहे हैं। उसके बाद सर सरकमफ्रेंस निकालते हैं अपन लोग पोल्स का। तो पोलर सरकमफ्रेंस और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस के बीच में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले मैं इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस की बात कर दूं। हम लोगों का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है 40,000 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। और अगर हम यही सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें पोल का, तो हमारी धरती का पोलर सरकमफ्रेंस, पोलर सरकमफ्रेंस आ जाता है 40,008 किलोमीटर। 40,008 किलोमीटर तो आप लोगों का पोलर सरकमफ्रेंस हो गया और 40,075 किलोमीटर आप लोगों का इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस हो गया। कितना डिफरेंस हो गया? तकरीबन 67 किलोमीटर का, 67 किलोमीटर का तो डिफरेंस आ गया इक्वेटर और पोलर सर्कमफ्रेंस में। 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया डायमीटर में, इक्वेटर और पोल के डायमीटर में। तो इन दोनों चीजों को लगाकर आप प्रूव कर सकते हैं कि सही में हमारी धरती ना तो सर्कल है, हमारी धरती ना तो ओवल है, ना ही धरती हमारी इलिप्टिकल है। हमारी अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड का मतलब पंपकिन लाइक शेप, जैसे कद्दू की शेप होती है कुछ वैसे, ऊपर से फ्लैट, नीचे और बीच में से बल्जियर, कुछ इस तरीके से हमारी धरती लगती है। आगे चले जी। तो ये तो धरती का पहला पॉइंट हो गया जो स्लाइड्स में रिटर्न नहीं होगा। स्लाइड तो खैर आप लोगों को ये नहीं दे रहे, आपको यही से नोट्स मिलेंगे। हाँ चलो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम हमेशा ये दिखाते हैं कि हमारी धरती थोड़ी झुकी हुई है। अब ये झुका होना कैसे बोलते हैं भाई? जनरली किसी भी प्लैनेट का एक्सिस बिल्कुल सीधा होना चाहिए ना। अगर हम एक्सिस की बात करें, छोड़ो, किसी भी प्लैनेट का एक्सिस सीधा होना चाहिए, ठीक है। और एंगल को निकालने के लिए हम लोग मैथ्स में ना वो डी का यूज करते थे, अगर याद आ रहा हो डी। तो अगर हम अर्थ का एक्सिस देखें तो एक्चुअली में हमारा अर्थ का एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, और आइडियली एक्सिस सीधा होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी धरती कितने एंगल पर झुकी हुई है, तो जाहिर सी बात है ना, सेंटर पॉइंट यहां पर अपन लोग एक डी रख लेंगे। एक 90 डिग्री की लाइन तो आपको चाहिए ही। 90 डिग्री लाइन से उसके बाद जब आप ये एंगल निकालोगे ना, ये एंगल आप लोगों का आ जाएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्या फ्लैट है, पोल सॉरी, क्या अर्थ बिल्कुल सीधी है, अर्थ का एक्सिस क्या बिल्कुल सीधा है? नहीं सर, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। तो आपसे पूछा जाए अर्थ का एक्सिस कितने एंगल से टिल्टेड है, ये आपका अर्थ का एक्सिस है एक्चुअली में। मतलब क्या कि हमारी धरती का नॉर्थ पोल ये है, दिस इज नॉर्थ पोल, और हमारी धरती का साउथ पोल ये है, जो हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ओरिजिनली नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोगों का टिल्ट की वजह से ऊपर नीचे इस तरीके से आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, यहां पे लिख लीजिएगा, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। उसके बाद वो घिसे पिटे पॉइंट, फ्लैट अर्थ थ्योरी ना, थ्योरी कोई नहीं है सर यहाँ पर। ये एल्फ्रेड वेगनर थ्योरी तो है ही नहीं ना, अब तो हम लोग बाहर से जानते ही अर्थ को। अब बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिससे आप अर्थ का शेप निकाल सकते हैं।
मैं एक बार आपको ना अर्थ का शेप, अर्थ ओरिजिनली दिखती कैसे, मैं वो दिखा दूं आपको। 1 मिनट रुको, बस दिखा रहा हूं। एक बार अर्थ का ओरिजिनल शेप देख लो कि आपकी धरती, प्यारी धरती दिखती कैसे है। धरती पर से विश्वास उठ जाएगा तुम लोगों का। यार ये कीबोर्ड क्यों नहीं आ रहा? आ गया आ गया आ गया। ये देखो, जो आप लोगों को एनसीईआरटी वाले धरती दिखाते हैं कि कितनी प्यारी सी धरती है, धरती की एक्चुअल शेप देख लो, ऐसे भेंडी सी शक्ल की है ये। कहा गई, बुरा मान गई यार। ये एक्चुअली में धरती है आप लोगों की। हाँ हाँ, बताओ, बहुत भेंडी सी शक्ल की है हमारी अर्थ। वैसे दिखती आपको ऐसी है, बहुत प्यारी सी। तुम लोग कभी बाहर थोड़ा गए हो? जो एस्ट्रोनॉमर्स ने फोटो भेजी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज द शेप विच इज कॉल्ड जियोइड, या इसको आप लोग एलिप्सोइड शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे शेप जो एक्चुअल वर्ड जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो जियोइड है। तो यहाँ पर थ्योरीज वगैरह प्रियांश तब आया करती थी जब आपके पास कोई लाइक पुख्ते सबूत नहीं थे अर्थ की शेप को बताने के लिए, या ये कह लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं थे। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, तो जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही आप लोग बोल रहे हैं कि अर्थ का जो शेप है दैट इज जियोइड, इट इज नॉट स्फेरिकल और सर्कुलर शेप। चलिए जी, मैं अर्थ के ऊपर था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मिनट रुकिए जी। ये था, इसको उतार लो अगर नहीं उतारा। बेटा समझ में आ गया? पियांश, आप लोगों को भी क्लियर हो रही है बात? अच्छा, आप उसके ऊपर सोच रहे थे। नहीं नहीं, बढ़िया है सर, सोचो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तुमने से आज क्यों ऑफलाइन नहीं आया यार? आप में से कौन कौन ऑफलाइन आते थे? प्रियांश तो आता था शायद, रत्ना, प्रीति, प्रतिमा, निक्की, मुनीत, अपूर्व, अलोहा। अब अलोहा जी शायद आप भी ऑफलाइन नहीं आते। अरुण, ऋतिक, वरुण, वरुण भी नहीं आते, वरद भी नहीं आते। कोई नहीं बेटा, तबियत का ध्यान रखो। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं अर्थ के बारे में बात करता हूं जी। तो ये सभी को पता है 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोल देते हैं। ठीक है, और पूरे 8 प्लैनेट्स में से केवल अर्थ ही है जहां पर जीवन संभव है, अदरवाइज लाइफ और कहीं पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अर्थ के ऊपर क्या लाइफ, जीवन को संभव बनाने के लिए केवल ऑक्सीजन की ही वो है जरूरत? क्या ऑक्सीजन और पानी से आप किसी भी प्लेनेट पर रह सकते हो? सोच समझ के आंसर देना, मैं पूछूंगा क्यों। हाँ, क्या ऑक्सीजन और पानी मिल जाए आपको तो क्या आप वहां पर रह सकते हो? कुछ और चाहिए नहीं तुम्हें? खाना भी है, चलो तुम्हारे लिए बर्गर वर्गर सब खोल दिया मैंने वहां पर, रह सकते हो पक्का? जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो रोज आते हैं। बेटा मुझे ना नाम वाम किसी के याद नहीं होते यार। प्रियांश का शायद याद था मुझे। हाँ जी। जो लोग बोल रहे नहीं रह सकते, या जो कह रहे हैं रह सकते हैं, अब मुझे बताइए क्यों यार? सनलाइट, फूड, सब कुछ है मैम। मान के चलो सब कुछ है तुम्हारे पास। जो चीजें तुम कह रहे हो वो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास खाना भी है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है आपके पास। बताइए। चलो, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी दे रहा हूं तुम्हें मैं, और नेट के लिए 6G के टार्स लगवा रहा हूं। अब बताइए।
रह सकते हो? आप तो रह ही लोगे। बट अगर ये सब चीजें सही में रहने योग्य सही होती तो मार्स पर रहा जा सकता था। भाई मार्स, मंगल ग्रह पर कभी कहा जाता है कि वहां पर कभी एटमॉस्फेयर हुआ करता था, जिसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो मार्स मिशन भेजा है नासा ने, जिसमें से नासा का जो रोवर है, रोवर का नाम बड़ा वो था, नाम भूल रहा हूं मैं, डिस्कवरी था या पता नहीं क्या रोवर का नाम था, वो मार्स के ऊपर घूम रहा है इस समय। और कहा जाता है कि नासा के रोवर ने, रोवर का मतलब रेंगने वाली एक मशीन, नासा के रोवर ने मार्स के ऊपर ऑक्सीजन बना ली है। मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड से इस रोवर ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया है। बट उसके बाद भी आप लोग मार्स पर नहीं रह सकते हैं। मार्स पर क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि यार हमारी धरती के ऊपर एक चीज और है जो मार्स जैसे प्लैनेट्स पर नहीं है, और वो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर हमारी सन के यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को धरती तक पहुंचने नहीं देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सनलाइट्स की छटनी है जिसको आप लोग ऊपर ही छांट के रोक लेते हो, वो काम मार्स नहीं कर पाता। ओजोन लेयर वहां पर नहीं है। ओजोन लेयर के साथ साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीवन के लिए बहुत संभव है। मार्स के ऊपर आए दिन एस्टेरॉइड गिरते हैं। एस्टेरॉइड्स अटैक मार्स पर आए दिन होता है। हमारी धरती पर अगर एस्टेरॉइड गिरा तो वो कभी 50,000 या 60,000 सालों में जाकर एक बार गिरता है, और वो भी छोटे मोटे। वो बात अलग है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही जोर मारे तो एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आके गिर जाए। और अगर गिर जाता है, क्योंकि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये बोला है कि एक सन जितना बड़ा एस्टेरॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया और ये गिर गया तो दिस इज द एंड ऑफ अर्थ, धरती का अंत हो जाएगा। वो बात अलग है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि तुम्हारी किस्मत में तुमने बहुत कुछ देख लिया है, तुमने युद्ध देख लिए हैं कैसे होते हैं, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान का भी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना कल भागकर भारत आ गई हैं। बांग्लादेश तो पता ही है ना आप लोगों को क्या हो रहा है, नहीं पता तो बता दूं, मिलिट्री कूप बांग्लादेश में हो चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है। इससे पहले भी हुआ था। मेजॉरिटी जुपिटर अट्रैक्ट कार्टेल, जुपिटर अट्रैक्ट कर लेता है, हाँ मेजॉरिटी कर ही लेता है सर। बट अगर बाय चांस नहीं कर पाया और ये बढ़ता हुआ एस्टेरॉइड धरती तक पहुंच गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी बात। फिलहाल वॉर्स वगैरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, जियो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि पाकिस्तान मुझे लग रहा है बहुत बड़ी तैयारी में लगा पड़ा है कि अब शायद एक और वॉर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 600-700 एक तो मिलिटेंट इंडिया में एंटर कर जाते हैं। सर 1971 में पाकिस्तान ही था ना ये, 1971 में पाकिस्तान को बांग्लादेश हम लोगों ने बनवाया था ना, ये सोचकर कि बढ़िया चलेगा। शेख मुजीबुर रहमान को भी बांग्लादेश में सिविल वॉर के जरिए ही मारा गया था। उस टाइम पे उनकी 2 बेटियां जर्मनी में थी तो बच गई, उसमें से एक शेख हसीना है और दूसरी भी हसीना ही है कोई, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, रिहान हसीना है या पता नहीं कौन सी हसीना है। शेख हसीना तो चलो यहाँ पर पीएम बन गई और लगातार 5 बार पीएम बनी है। इस बार तो खैर ये रिजाइन करके आई गई। और अगर आपको थोड़ी बहुत मीम वीम की नॉलेज है तो बहुत सारी मीम्स फ्लोट कर रही है इंस्टाग्राम पर, जहां पर बांग्लादेशी शेख हसीना के घर घुस गए हैं और वो चिकन पाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके बेड पर लेटे हुए हैं। हाँ पीएमओ ऑफिस की बात ही कर रहा हूँ सर, बहुत बुरा हाल है। और इंडिया आ गई है तो इंडिया अगर सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश में काम करने वाले ये सारे टेररिस्ट ग्रुप एंटी इंडिया हो जाएंगे, और ये चाह ही रहा है पाकिस्तान और चाइना। तो वो 2 फ्रंट वॉर मुझे होती हुई दिख रही है। अगर ऐसा हो गया तो मजा आएगा। जैसे मतलब किस्मत तुम्हारी ज्यादा जोर मार रही है, तुमने 500,000 के नोट बंद होते देख लिए, जीएसटी देख लिया, एक बस छोटा मोटा भगवान क्षुद्र ग्रह और गिरवा दे तो मेरे हिसाब से जीवन तुम्हारा तृप्त हो जाएगा। तो फिलहाल ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री एंगल से झुकी हुई है। इसको आप लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ के ऊपर ओजोन गैस है जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारी धरती तक पहुंच नहीं पाती है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं जी। हमारी धरती जैसे कि मैंने बोला कि वैसे तो सोलर सिस्टम में 30 नंबर पर आती है, बट साइज के हिसाब से हमारी अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3/4 एरिया पर पानी ही पानी भरा हुआ है। इसके बाद मैं बात करता हूं हमारी धरती का एक दिन और आपकी धरती का एक साल। अगर हम अपनी धरती के एक दिन की बात करें, मतलब अपने एक्सिस पर हमारी धरती कितने समय पर घूम जाती है, तो वो 24 घंटे पूरा नहीं है। हम लोग 24 घंटे अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। हमारी धरती को एक राउंड कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के चारों तरफ 24 घंटे पूरे नहीं लगते हैं। ये काम हम लोग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करते हैं।
आप लोगों का एक दिन 24 घंटे का नहीं होता, यहां पर लिखा भी हुआ है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड्स। ये आपकी धरती का एक दिन है। और उसी अनुसार अगर हम बात करें हमारी धरती के एक साल के बारे में, लाइक 1 ईयर के बारे में अगर हम धरती की बात करें, तो हमारी धरती का एक साल मतलब आपकी धरती जो अपने ऑर्बिट पर घूमती है, ये ऑर्बिटिंग करने के लिए हमारी धरती को हम बोल देते हैं 365 दिन लगते हैं, पर 365 दिन भी पूरे नहीं लगते। आपको 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट्स और 46 सेकंड्स लगते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हम एक साल में 6 घंटा ज्यादा लेते हैं। 365 डेज प्लस 6 आवर्स लेते हैं, जो 6 घंटे पूरे नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है, जो यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएगा। और क्योंकि आप हर एक साल में 6 घंटा फालतू लेते हो ना बेटा, इसी वजह से हर 4 साल में आप लीप ईयर बनाते हैं। 2024 लीप वर्ष था। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये 6 घंटे अगर 4 बार जोड़ोगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे का मतलब एक दिन, इतना समझ में आता है। और अगर इस एक दिन को कैलकुलेट ना करें, आप बोल रहे हैं कि छोड़ो सर क्या ही फर्क पड़ रहा है एक दिन को ना अगर हम कैलकुलेट करें। बेटा अगर आप एक दिन को कैलकुलेट नहीं करते हो तो एक सेंचुरी, क्वेश्चन आ गया कि अगर आप लीप ईयर को कैलकुलेट नहीं करते तो एक सेंचुरी के बाद, मतलब एक सेंचुरी मतलब 100 सालों के बाद धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। आप बोल रहे हैं ये 6 घंटे कुछ भी नहीं है सर, क्यों ही कैलकुलेट करें। तो अगर 6 घंटे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो आप लोग, तो आपकी धरती 100 सालों के बाद क्या हाल होगा अर्थ का? आफ्टर 100 ईयर्स अर्थ के साथ क्या होगा? अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मैं आज ये 6 घंटे कैलकुलेट ना करूं तो बताओ भाई, सिंपल मैथ्स लगानी है। अगर 6 घंटे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो मतलब हर 4 साल के बाद हवा आपकी एक दिन पीछे हो जाएगी। ठीक है, ये बात कर रहा है कि 100 सालों के बाद क्या होगा। तो सिंपल आपको 100 सालों को 4 साल से कर देना है डिवाइड, आंसर 25 आ जाएगा। इसका मतलब हर 100 साल के बाद आपकी धरती 25 दिन पीछे हो जाएगी। 25 दिन पीछे होने का मतलब क्या है कि मैं आज के कैलेंडर के हिसाब से बोल रहा हूं कि मॉनसून 1 जून को आएंगे। मैंने बोला 1 जून को मॉनसून आएंगे। सभी के सभी किसानों ने अपनी फसलें बोकर रख दी कि बारिश होगी तो इरिगेशन हो जाएगी, बट मॉनसून आई नहीं 1 तारीख को, कई हफ्ते बीत गए, मॉनसून 26 को आई। ये जो आपका कैलेंडर जो 25 दिन पीछे हो गया ना, ये 25 दिन पीछे एक्चुअली में क्यों हुआ? क्योंकि आपने लीप ईयर को कैलकुलेट नहीं किया। इसलिए लीप वर्ष, ये 6 घंटे को कैलकुलेट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप एक साल में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड फालतू लेते हैं। आगे नहीं हो जाएगा बेटा जी। आपका जो मौसम है वो 1 महीना पीछे चला जाएगा। आपके कैलेंडर के हिसाब से जो सीजन आप इमेजिन कर रहे हो वो सीजन उस तारीख को ना आकर कुछ समय के बाद आएगा। जैसे मैंने बोला मॉनसून अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं 1 जून को आएगा, तो मॉनसून 100 सालों के बाद 1 जून नहीं 26 जून पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारी धरती का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको आप लोग चांद कहते हैं, और हमारी धरती जो आज अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, यहां पर लिखा भी हुआ है कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। अगर हमारी धरती एक्सिस पर ना झुके तो क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। चलो सर अगर हम अपनी धरती को सीधा भी कर देते हैं तो हमारी धरती पर मोटा मोटा क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कुछ खासा फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी धरती को एक्सिस उसका सीधा कर देते हैं तो आपकी धरती पर सीजन केवल 2 ही तरह के आएंगे, ऋतुएं, जिसमें से एक होगी ठंडी एक गर्मी। मतलब विंटर और समर के अलावा अर्थ के ऊपर कोई और सीजन देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि हमारी धरती पर 4 सीजन देखने को मिलते हैं, इसमें समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग मतलब बसंत, शरद, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, ये 4 तरह की ऋतुएं आती हैं। हमारी धरती पर ये 4 सीजन्स के आने की मुख्य वजह है हमारी धरती का अपने एक्सिस पर झुका होना। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर मान के चलता हूं सर कि हमारा एक्सिस 23.5 डिग्री ना हो, हमारा एक्सिस सीधा हो, बिल्कुल 90 डिग्री पर अर्थ खड़ी हो, तो उस पर क्या होगा? अगर हमारी अर्थ 90 डिग्री पर खड़ी हो जाती है एक्सिस हमारा, तो सिंपल सी बात है कि हमारी धरती पर केवल 2 ही तरह के सीजन देखने को मिलेंगे, दैट इज समर एंड विंटर। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारी धरती का एकमात्र सैटेलाइट चांद है, और धरती का 1/3 जो एरिया है वो पानी से सराउंडेड है। सॉरी, वो जो अपना 2/3 एरिया पानी से सराउंडेड है, 1/3 एरिया पर केवल लैंड है। यहां तक क्लियर होता है? ये
49,407, ये 000, ये एक्चुअली में हमारी धरती का डिस्टेंस है सूरज से। ये इक्वेटोरियल डायमीटर हो गया, ये पोलर डायमीटर हो गया, और इसके अलावा तुमने सरकमफ्रेंस मेरे साथ लिखी ली। सरकमफ्रेंस और पोलर सरकमफ्रेंस और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, ये धरती की याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास शायद स्टेटमेंट्स में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा ओजोन गैस का जिक्र यहां पर नहीं किया हुआ था, तो ओजोन गैस अगर लिखना है तो लिख सकते हो। ओजोन लेयर आपके पास है, ये स्पेशलिटी है। ओजोन लेयर का काम यूवी रेस को ब्लॉक करना है, अल्ट्रा वायलेट रेस को ओजोन लेयर ब्लॉक कर देती है। देखिए विडंबना, देखिए आजकल स्पेक्स में भी ब्लू कट आ गया है। भैया आप लोग चश्मा नहीं पहनते शायद, जो चश्मा पहनते हैं लोग, देखो जैसे मेरे लाइफ में कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा तुम्हें, इसको ब्लू कट कह रहे हैं ये लोग। अब ये कैसे पागल बनाते हैं, बोल रहे हैं सर यूवी रेज जो है ये आपकी आंखों को तंग नहीं करेंगी। अब सोच के चलो कि अगर ओजोन लेयर सारी यूवी रेज ऊपर ही रोक ले रही है, तो फिर मुझे ब्लू कट बनवाने की क्या जरूरत है? सिंपल बात है। तो सिंपल बात ये नहीं है सर, आपका फोन भी यूवी रेज एमिट करता है। जो आपके फोन है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं जिसमें डिस्प्ले लगी हुई है, वो यूवी रेज एमिट करते हैं। तो उन रेज को तो ओजोन लेयर ब्लॉक नहीं कर सकती ना, वो तो सीधा आंखों में ही जाएंगी। तो ऐसी रेज के लिए ब्लू कट लेंसेज बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू कट जो काम आपकी आंखों के लिए कर रही है, मान के चलो वही काम ओजोन लेयर पूरी अर्थ के लिए कर रही है, सूरज की अपेक्षा। सन से आने वाली यूवी रेस को आप लोग अर्थ तक पहुंचने नहीं दे रहे हो। हालांकि इस ओजोन लेयर में दो छेद उत्पन्न हुए थे, अंटार्कटिका के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इसमें जो एक होल था वो कोविड-19 के जो लॉकडाउन है उसमें पूरी तरीके से अपना हील अप हो गया था। बट कहा यह जा रहा है कि जब से लॉकडाउन हटे हैं, हम जानवर दोबारा धरती पर आए हैं, तो हम लोगों ने दोबारा वाट लगानी शुरू कर दी है। ये बात तो देखिए बिल्कुल सिद्ध है। अगर हम जैसे जानवरों को 3 महीने भी घर बिठा दिया जाए तो बहुत साफ हो जाएगा ये वातावरण। और ये हम लोगों ने देखा भी था। अगर आपको याद आ रहा हो, पंजाब से हिमालय दिख रहे थे, जबकि पंजाब से हिमालय दिखते थे बहुत पहले। कभी जलंधर से मुझे याद है हिमालय की चोटी दिख रही थी लोगों को, इतना साफ हो गया था एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की वाट लगाने के लिए तो खैर हम हमेशा से ही तत्पर हैं, आगे भी रहेंगे। फिलहाल हमारी धरती की एज लिख लो। हमारी पृथ्वी कितने साल पहले बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 अरब साल, 4.6 बिलियन ईयर्स हमारी धरती की अप्रोक्सीमेट एज है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल प्रियांश, यहां पर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस को बैन किया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल ये बात बोलती है कि हम जानवरों का घर रहना बहुत जरूरी है। जैसे याद आ रहा हो तुम्हें, कोविड में हम तो घर बैठे थे, जानवर घूम रहे थे खुले कि आ जाओ भाई पार्टी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो कोरोना था वो परेशान नहीं कर रहा था। ऐसा ही कुछ होगा, जल्दी होगा, क्योंकि हम मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया आप लोगों का अर्थ। अर्थ के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो मार्स आ जाता है। समझ में आ गया जी पूरा पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है आपके पास मार्स। मार्स आपको कुछ लाल लाल कलर का दिखेगा, और इसी कलर की वजह से मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। यहां पर रेड प्लेनेट लिखा हुआ है। मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि रेड प्लेनेट मार्स को, सर बहुत गुस्से में लग रहा है, शायद टेम्परेचर ज्यादा होगा मार्स का इसलिए इसको रेड प्लेनेट कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है। मार्स रेड प्लेनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड के सब्सटेंसेस मिलते हैं, आयरन ऑक्साइड। और आयरन जो है वो रस्ट पकड़ लेता है। तो रस्टेड आयरन होने के कारण, जंग आयरन मतलब जंग लगे लोहे के सब्सटेंसेस मिट्टी में होने के कारण मार्स का जो कलर है वो दूर से रेड दिखता है। इस वजह से आप इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। यहां पे लिखा भी है रीजन, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। मार्स का अगर हम नंबर देखें तो वैसे तो चौथे नंबर पर आता है ये सोलर सिस्टम के। और अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो 7वां सबसे बड़ा प्लेनेट है मार्स, 7th लार्जेस्ट। मतलब हमारी धरती है 5वीं सबसे बड़ी, 6ठे नंबर पर वीनस आ जाता है और 7वें नंबर पर मार्स आता है। सबसे छोटा तो आपको बताइए मरकरी है। तो अगर मार्स के बारे में बताऊं, 7th लार्जेस्ट है। ये 7th लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे पास मार्स पर कभी एटमॉस्फेयर मिलने के यहां पर जो संभावनाएं थी वो जताई जा रही थी कि मार्स पर शायद जो एटमॉस्फेयर है उसके अवशेष मिल रहे थे। यहां पर 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो नासा के बारे में लिख लीजिए।
नासा का जो मिशन था मार्स मिशन, जी नासा का मिशन है MER, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। रोवर ROVER। आपको बता दूं अभी तक नासा ने मार्स के ऊपर 5 रोवर भेजे हैं, 5, जिसमें से सबसे रीसेंट जो रोवर घूम रहा है मार्स के ऊपर इस समय, उस रोवर का नाम लिख लीजिए, परसेवरेंस। परसेवरेंस, PERSEVER, PERSEVERANCE। PERSEVERANCE, परसेवरेंस रोवर। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 2020 में। 2020 में नासा ने परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया था। 2021 में ये पहुंचा और अभी तक ये वहीं पर घूम रहा है। आपको बता दूं ये 11 सालों तक, और इतना फ्यूल है इस रोवर में कि ये 11 सालों तक और घूम सकता है मार्स की सतह पर। परसेवरेंस रोवर ये नासा के द्वारा भेजा गया रोवर है, और जैसे कि मैंने आपको बोला नासा ने अभी तक 5 रोवर, मतलब 5 रिमोट कंट्रोल गाड़ियां मार्स पर उतार दी हैं, जिसमें सबसे पहला जो रोवर था नासा का वो था अपना सोजोर्नर, फिर स्पिरिट, फिर अपॉर्चुनिटी भेजा इन्होंने, क्यूरियोसिटी, और फिर लास्ट में भेजा परसेवरेंस। तो नासा के 5 रोवर के नाम मैं आपको बता दूं एक एक करके। पहला रोवर था सोजोर्नियर, ये नासा का पहला रोवर था। दूसरा रोवर जो इन्होंने भेजा वो था स्पिरिट। स्पिरिट। जो थर्ड रोवर था वो था अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। फोर्थ रोवर जो नासा ने भेजा उसका नाम था क्यूरियोसिटी। और 5वें रोवर का नाम आप लोगों ने परसेवरेंस लिख ही लिया। परसेवरेंस रोवर 2021 से, फरवरी 2021 से नासा की सतह पर घूम रहा है। अब मैं इंडिया के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। इंडिया का मार्स मिशन 2013 में हम लोगों ने उतारा था। इसको MOM कहा जाता है। इंडिया के मार्स मिशन को MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा, जिसको हम ऑफिशियली मंगलयान भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया का मार्स मिशन के बारे में लिखवा रहा हूं अब। इंडिया का मार्स मिशन है MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था। 2013 में लॉन्च हुआ था। 2013 में लॉन्च हुआ था और सितंबर 2014 में जाकर पहुंचा था। नवंबर 2013 में लॉन्च किया था, सितंबर 2014 में ये मार्स में पहुंच गया था। सितंबर 2014 में ये मार्स में पहुंच गया था। 2013 में इससे कांटेक्ट टूट गया है। सॉरी, क्या 2023 में, हाँ 23 में, पिछले साल ही मार्स जो रोवर था आपका, सॉरी ऑर्बिटर जो था हमारा मंगलयान, इससे हमारा कांटेक्ट इसरो का टूट गया है 2023 में। 2023 से ये इनएक्टिव है, जबकि इसको भेजा गया था मात्र 6 महीने के लिए ही। ये भी बता दूं, इस ऑर्बिटर को मुश्किल से 6 महीने के लिए भेजा था। भगवान ने चमत्कार दिखाया और ये ऑर्बिटर बहुत ही कम फ्यूल में पहुंच गया मार्स पर। 6 महीने चलने वाला ऑर्बिटर 9 साल तक चलता रहा, सॉरी मतलब घूमता रहा। तो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसको हम लोग मंगलयान कहते हैं, इसरो ने भेजा था। और आपको बता दूं, एक टैक्सी, प्रति किलोमीटर टैक्सी जो है वो 6 रुपए लेती है आपसे, या मुश्किल से 7 रुपए। इससे भी कम में हमारा मार्स मिशन मार्स पहुंच गया था। तो ये बता दूं, मात्र 4 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से, 4 रुपीज पर किलोमीटर के रेट से हमारा मार्स मिशन मार्स पहुंच गया था।
दुनिया ने बड़ी तारीफ करी थी कि इतने सस्ते में मार्स पहुंचा दिया आप लोगों ने, क्योंकि जुगाड़ू तो हम है ही। इसके बाद आगे चल रहे हैं जी, ये आपका मार्स मिशन हो गया और नासा का परसेवरेंस। नासा के परसेवरेंस मिशन ने ही अभी मार्स पर ऑक्सीजन बना ली है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिसको ये मार्शियन ऑक्सीजन कह रहे हैं। परसेवरेंस रोवर की एक बहुत खास बात, इसने मार्शियन ऑक्सीजन बना ली है। अब ये मार्शियन ऑक्सीजन क्या होती है? कुछ नहीं है यार, ये मार्स पर बनी ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसको मार्शियन ऑक्सीजन बोल दिया है। ऑक्सीजन O2 ही। तो एक बड़ी डिस्कवरी इसने कर ली है फिलहाल, बट इसका मतलब जैसे कि मैंने बोला, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्स जीवन जीने योग्य है। आप यहां पर अभी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मार्स पर आए दिन एस्टेरॉइड गिरते हैं। सोचो कि तुम एक ग्लास हाउस बना के बैठ भी जाओ यहां पर, तुम सोचो कि चलो कोई नहीं सर, कर लेंगे जैसा वैसा जुगाड़ करना हो, तुम अगर ये कर भी लो तो भी बहुत मुश्किल है जीना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे ही ग्लास हाउस के ऊपर तुम्हें एस्टेरॉइड दिखे तो मौत तो है ही, बाहर निकल के भी मौत ही है। ग्लास हाउस से बाहर जाओगे तो बाहर जाके भी मरोगे ही, अंदर तो मौत है ही है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है मार्स पर इस समय रहना। इसके बाद आगे चलते हैं जी, मार्स के 1 साल और 1 दिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्स का 1 दिन मतलब रोटेशन कुछ अर्थ के जैसा ही है। 24 घंटे 37 मिनट 37 मिनट्स में मार्स अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। मतलब तकरीबन मार्स का 1 दिन आपके 1 दिन से कुछ 40-50 मिनट ही बड़ा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए मार्स पर लाइफ हम लोग सोच रहे थे कि अगर बन जाती है तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्स क्योंकि अर्थ से दूर है, सन से चौथे नंबर पर आता है, तो जाहिर सी बात है सन का एक चक्कर काटने में इसको पृथ्वी से ज्यादा समय लगेगा। इसलिए 687 डेज का इसका 1 साल है, जिसको आप लोग एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं। अब आपके पास चांद एक है, हमारी धरती के पास मून एक है, बट मार्स के पास 2 मून है। मार्स के 2 मून में एक मून का नाम है फोबोस और दूसरे मून का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस, मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल है, फोबोस और डीमोस। वैसे तो पूरे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं, बट आपको मैं मार्स की सैटेलाइट के बारे में बता दूं तो मार्स का डीमोस जो मून है, ये वाला स्पेशली डीमोस किसी भी सन के पास, सॉरी किसी भी प्लैनेट के पास डीमोस से छोटा नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं डीमोस के बारे में एक चीज आप लोगों को लिखने के लिए बोलूं तो आप डीमोस के बारे में एक चीज यहां पर उतार सकते हैं कि जो डीमोस है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट के पास डीमोस से छोटा चांद नहीं है। तो डीमोस इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, इसको उतार लेना। अभी मैं लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट पर भी आऊंगा जब मैं जुपिटर पढ़ाऊंगा। उसके बाद कहा जाता है कि मार्स की सतह पर हमारा अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट हमारी धरती का माउंट एवरेस्ट है। भाई माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8,848 मीटर बताई गई है। अब ये मान के चलिए कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा माउंटेन, मतलब तकरीबन 16 नहीं तो 17 किलोमीटर, सॉरी 16 नहीं 19 किलोमीटर ऊंचा माउंटेन मार्स के ऊपर है। मतलब 19 किलोमीटर्स, मतलब 19,000 मीटर हो गया एक तरीके से, जहां तक समझ में आता। और इस माउंटेन का नाम रखा गया है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया ये एक माउंटेन है जो मार्स पर मिलता है, और यहां तक कि लिखा भी हुआ है कि ये माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना ऊंचा है। दिस इज 3 टाइम्स टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। और मार्स की पूजा रोमन गॉड ऑफ वॉर के रूप में की जाती थी, क्योंकि लोगों को ये लाल दिखता था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था खूनी लाल है, तो अगर युद्ध से पहले इसकी पूजा कर ली जाए तो शायद हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। हालांकि केवल बकलोली है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो मार्स है ये रोमन गॉड ऑफ वॉर के रूप में पूजा जाता है। निक्स ओलंपिया मार्स पर मौजूद एक माउंटेन है जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना है। एटमॉस्फेयर यहां पर मिला करता था, तो ये भी बता दूं, वॉज फाउंड लिखा हुआ है, इज फाउंड नहीं है। एटमॉस्फेयर मिला करता था, इसलिए पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि शायद मार्स पर कभी जीवन संभव था।
तो अब ये लोग वहां पर घूम घूम के ये देख रहे हैं कि क्या कारणों की वजह से मार्स के ऊपर से जीवन हटा, और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कारणों की वजह से मार्स के ऊपर से लाइफ हटी, क्या उस तरीके से धरती के ऊपर भी लाइफ हट सकती है। हट क्या सकती है? 100% कह रहा हूं मैं, हटेगी, क्योंकि हम मान कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम तो जैसे मुझे याद है नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी भी है, पहले भी थे, इन्होंने सन 2022 में कहा था एक चीज, 2022 में उन्होंने बोला था कि मैं पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेट बराबर कर दूंगा, ताकि लोग पेट्रोल व्हीकल ना खरीदे, वो इलेक्ट्रिक ही व्हीकल खरीदे। तो मुझे याद है उस समय मेरे घर पर बात हो रही थी कि अब मतलब मैं तब आ ही रहा था, तो इन्होंने यही बोला था घर वालों ने कि अब ये पेट्रोल गाड़ियों के रेट बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सस्ती होगी नहीं भाई। उस समय मुझे याद है इलेक्ट्रिक व्हीकल 6-7 लाख की मिल जाती थी, अमेज जैसी कार, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में आई 12-13 लाख की थी। अब इस साले ने क्या कर दिया, पेट्रोल व्हीकल के रेट बढ़ा दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कम हुआ नहीं, ना वो कम होगा, तो अब क्या है, अब आपको 13-13 लाख की दोनों ही दिख रही हैं, तो अब जाहिर सी बात आप पेट्रोल क्यों ही खरीदोगे। जबकि बिक आज भी नहीं रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि फोन ही चार्ज नहीं होता, हम लोग सब गाड़ी भी चार्ज करें, सोचो ना, फोन के साथ गाड़ी भी गई, अब कितना, बहुत ही मुश्किल है। तो आइए बात करते हैं मार्स के बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट आपके पास है, दिस इज जुपिटर। नेक्स्ट प्लेनेट जुपिटर है, और जुपिटर भी थोड़ा विचित्र ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट अगर कोई है दैट इज जुपिटर। बट आपको बता दूं, जुपिटर रॉकी प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा की पूरा गैस से बना हुआ है, लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। जुपिटर के पास जो चांद हमारे पास एक है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास ऐसे चांद 67 है, 67 चांद है जुपिटर के पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। गूगल करोगे तो 80 दिखाएगा, ये भी बता दूं, गूगल करोगे तो 72 76 दिखाएगा, बट अभी आप जुपिटर, आप एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं ना सर, तो एनसीईआरटी अभी 67 मान के चल रही है। 67 मून्स में से ना जुपिटर का एक चांद है जिसका नाम है गैनीमीड। जुपिटर का एक मून है, मून गैनीमीड, और इसके बारे में लिख लीजिए, दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर कोई सैटेलाइट है तो दैट इज गैनीमीड, और गैनीमीड नेचुरल सैटेलाइट आपके जुपिटर का है। उसके बाद बात करते हैं जुपिटर के एक दिन और एक साल के बारे में। ये सब चीजें लिख लेना बेटा, एक दिन एक साल। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, सभी प्लैनेट्स को उनके एक एक दिन के हिसाब से अरेंज करोगे आप लोग, छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं। जुपिटर का एक दिन, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जो काम हमको 24 घंटे करने में लगता है, वीनस को 243 डेज करने में लगता है, जुपिटर वो काम 9 घंटे 55 मिनट 30 सेकंड में ही कर लेता है। ये जुपिटर का एक दिन है, और क्योंकि जुपिटर की ऑर्बिट, जुपिटर का रास्ता दूर है, तो जाहिर सी बात है जुपिटर को समय ज्यादा लगेगा सन के चारों तरफ घूमने में। 11.86 ईयर्स लग जाते हैं जुपिटर को एक साल पूरा करने में। मतलब जुपिटर का एक रेवोल्यूशन तकरीबन हमारी धरती के 12 साल के बराबर है, 11.86 ईयर्स। मतलब जब आपके 12 साल पूरे हो जाएंगे तब जुपिटर का एक ही साल पूरा होगा। और जहां पे लिखा भी हुआ है गैनीमीड जो है, ये जुपिटर का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गैनीमीड सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। अब मैं जुपिटर का वेट और पृथ्वी के वेट के बारे में बात करूं। मास का मतलब हो गया जुपिटर का वेट एक तरीके से। भले ही जुपिटर गैसियस प्लैनेट है, मतलब भले ही जुपिटर जो है वो गैस का बना हुआ प्लैनेट है बेटा, मगर जुपिटर का मास हमारी धरती के मास से काफी बड़ा है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि जुपिटर का मास हमारी धरती के मास के मुकाबले 318 गुना बड़ा है। जुपिटर का मास मतलब अगर मान के चलो कि आपका वेट 1 kg है, अगर अर्थ का मास 1 kg है, तो जुपिटर का मास 318 kg है। मतलब 318 kg का जुपिटर है अगर 1 किलो का अर्थ है तो जुपिटर का मास यहां पर लिखा भी हुआ है, इट इज 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ। हमारी धरती के मास से जुपिटर का मास 318 गुना बड़ा है। मास का मतलब जनरली यहां पर वेट से होता है, मास को कैलकुलेट भी केजी में ही किया जाता है। साइंस भी पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बाद।
तब कॉमन सी चीजें हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, तब आप मास के बारे में भी पढ़ोगे, क्योंकि मास का जिक्र मैं न्यूटन के लॉज में भी करूंगा। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में मास को ही बताया है। इसके बाद आगे बात करते हैं जी। अगर आप सभी बच्चे जुपिटर का मैप एक बार देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको ये स्पॉट दिख रहा होगा, दिख रहा है ये स्पॉट, ये धब्बा, ये लाल रंग का धब्बा है, इसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। अब सबसे गजब चीज सुनिए, ये लाल रंग का धब्बा जो है, दिस इज 1.3 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी के साइज के मुकाबले ये छोटा सा धब्बा 1.3 टाइम्स बड़ा है। तो अब आप पूरे जुपिटर का साइज हमारी अर्थ के साइज से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लेनेट पर देखने को मिलता है, दिस इज जुपिटर। और यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है इट इज बिगर देन आवर प्लैनेट, बट ये नहीं लिखा हुआ कितना बड़ा, तो मैंने नीचे आपको बता दिया 1.3 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, ग्रेट रेड स्पॉट इसका नाम है। विशाल लाल धब्बा, ये जुपिटर की बहुत एक स्पेशल चीज है। अगर हम बात करें, ये आपको जुपिटर में देखने को मिलेगी, और एक और प्लैनेट में मैं आप लोगों को ऐसा एक स्पॉट दिखाऊंगा जो तकरीबन हमारी धरती जितना ही बड़ा है, वो स्पॉट आपको नेपच्यून में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जुपिटर के सबसे बड़े मून के बारे में तो आप लोगों ने गैनीमीड लिख ही लिया। मैं जुपिटर के कुछ और चांद के बारे में भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो मतलब जुपिटर के सम अदर मून्स के नाम भी लिख लो, ये हटा दूं ऊपर। जुपिटर के कुछ और चांद के बारे में बता दूं, जैसे एक मून का नाम है, एक मून का नाम है एयो, एयो। नेक्स्ट है यूरोपा, ये कुछ जुपिटर के मून के नाम है, एयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मीथिया, कैलिस्टो, अल्मीथिया, ये जुपिटर के कुछ इंपॉर्टेंट चांद के नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट मून। और सबसे बड़ा मून जैसे कि मैंने आपको बताया वो गैनीमीड तो है ही। लार्जेस्ट आपके पास नेचुरल सैटेलाइट भी जुपिटर ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। जुपिटर के बाद नेक्स्ट प्लैनेट जो आपके पास आता है वो सैटर्न है, इसको हटा दूं। चलिए जी, सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सैटर्न के बारे में आपको पहले ही बता दूं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर लिखोगे, दिस इज द लास्ट प्लैनेट दैट कुड बी सीन थ्रू नेकेड आइज। दैट कुड बी सीन थ्रू नेकेड आइज। आपकी आंखों से देखे जाने वाला सैटर्न आखिरी ग्रह है। सैटर्न के बाद के प्लैनेट को देखने के लिए आपको एड्स की जरूरत पड़ेगी, टेलीस्कोप चाहिए आपको, तभी आपको बाकी के प्लैनेट्स नजर आएंगे। सैटर्न लास्ट प्लैनेट है प्लैनेट्स की कैटेगरी में, जिसको ऐसे ही देखा जा सकता है आराम से। सैटर्न की बात करें तो वैसे सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। सैटर्न की सबसे खास बात यहां पर जो है कि सैटर्न के चारों तरफ आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, जो रिंग्स आपको छल्ले देखने को मिल रहे हैं, ये जो सैटर्न है इसको काफी मिस्टीरियस बनाता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं जी। सैटर्न का एक दिन और एक साल के बारे में बात करते हैं, तो सैटर्न का एक दिन मतलब तकरीबन इसका रोटेशन जो है वो 10 घंटे 40 मिनट 24 सेकंड का रोटेशन है। इसके साथ साथ अगर हम सैटर्न के एक साल की बात करें तो 29.5 ईयर्स लग जाते हैं सैटर्न को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, जो प्लैनेट सूरज से जितना दूर है उसको उतना ही समय लगेगा सूरज के चारों तरफ घूमने में। तो ये सैटर्न का इंपॉर्टेंट एक फीचर हो गया। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट अगर पूछी जाए किस प्लैनेट के पास है, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट भी सैटर्न के पास ही है। 82 चांद है सैटर्न के पास, और इस 82 चांद में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चांद है सैटर्न का, 82 में से सबसे बड़ा, वो है टाइटन। यहां पे लिखा भी है मैंने टाइटन, फोब, तिथीज, मिमास, ये कुछ इंपॉर्टेंट चांद के नाम है सैटर्न के। बट टाइटन के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं,
टाइटन इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट जहां पर पानी होने के चांसेस हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये बताया गया है कि टाइटन इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट जहां पर पानी मिल सकता है। और अगर यहां पर पानी मिल सकता है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लाइफ सस्टेन हम लोग शायद करवा सकते हैं, बट अभी हमारे रीच से बहुत बाहर है, आउट ऑफ रीच ही मान लीजिए। सैटर्न तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, तो टाइटन तो भूल ही जाइए। तो टाइटन ये एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जहां पर पानी होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, ओनली सैटेलाइट वेयर चांसेस ऑफ वाटर आर फाउंड। जहां पर पानी होने के चांसेस आप लोगों को मिल रहे हैं, तो शायद यहां पर लाइफ कल को हम लोग बना सकते हैं, बट बना तभी पाएंगे जब पहुंच पाएंगे। और अभी पहुंचने के कोई चांसेस हमें तो नहीं दिख रहे फिलहाल, क्योंकि मार्स तक ही नहीं पहुंच रहे। सबको गोली मार दो। सुनीता विलियम्स सुना है? सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद ये दूसरी महिला थी स्पेस में जाने वाली। उसके बाद वापस भी आई हैं, 3-4 बार जा चुकी हैं। इस बार ये अटक गई हैं ऊपर ही। 55-56 दिन हो चुके हैं, आज मेरे हिसाब से 58 दिन, 58 डेज हो चुके हैं इन्हें ऊपर फंसे हुए को। इनका बॉडी मास पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि कितना ही खाना लेके जाओगे, ऑलमोस्ट खाने के लिए ऊपर कुछ एज सच है नहीं। इनका स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं कर पा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मैडम ऊपर ही खत्म हो जाएंगे या नासा कुछ करेगा वापस लाने के लिए। नासा के पास क्या इतना दमखम है? और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तो तुम भूल ही जाओ ना, तुम अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला तो स्पेसक्राफ्ट तुमसे लाया नहीं जा रहा। हम लोग बात कर रहे हैं चांद तक जाने की, मार्स तक जाने की। तो फिलहाल अभी इतना तो श्योर शॉट हो जाओ कि अर्थ के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसको कैसे धरती तक वापस लाना है, वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास एज सच अभी है नहीं। ठीक है जी, सैटर्न तक आप लोगों को बेस इतनी ही चीजें लिखनी थी। येलोइश कलर सैटर्न का आप लोगों को दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट आपके पास आ जाती है दैट इज यूरेनस। अब यूरेनस के बारे में एक बहुत गजब की चीज मैं आप लोगों को बता दूं स्लाइड्स में। देखो यार, सभी के सभी प्लैनेट्स का अगर हम एक्सिस देखें तो किसी का एक्सिस 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है अर्थ, किसी का एक्सिस 90 डिग्री पर है, किसी का एक्सिस 40 डिग्री पर है, तो किसी का एक्सिस 60 डिग्री पर है। सबके एक्सिस अगर हम देखें तो है तो वर्टिकली, वर्टिकल मतलब खड़े हुए हैं, और सभी प्लैनेट्स अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? सभी प्लैनेट अपने एक्सिस के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट घूम रहे हैं। बट इन सभी प्लैनेट्स की कैटेगरी में एक ऐसा प्लैनेट है जो वाकई में बहुत उल्टा है, और इस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। यूरेनस का एक्सिस वर्टिकल नहीं है, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और लगता कैसा है? वैसे सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट घूम रहे हैं, इसको भी अपने एक्सिस पर ऐसे ही घूमना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं घूमता, ये अपने एक्सिस पर उल्टा घूम रहा है। ये प्लैनेट अपने एक्सिस पर ईस्ट से वेस्ट घूम रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई गेंद घूम रही हो, बॉल। तो अगर मैं यूरेनस को दिखाऊं भी तो आपको दिख भी रहा होगा, कुछ ऐसे घूमने वाला प्लैनेट है ये। बट ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, ऐसा नहीं है। इसका एक्सिस लेटा हुआ है, इसका एक्सिस वर्टिकल नहीं है, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और इसी वजह से आप लोगों को वीनस कुछ ऐसे घूमता हुआ नजर आता है। सॉरी, वीनस नहीं, यूरेनस। यूरेनस के बारे में लिख लीजिए, इट इज कॉल्ड अ रोलिंग बॉल प्लैनेट। जैसे एक बॉल रोल करती है उसी तरीके से वीनस को आप लोग यहां पर, सॉरी, यूरेनस को यहां पर आप रोल होता हुआ देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ रोलिंग बॉल प्लैनेट। और अगर रीजन पूछा जाए, रीजन इसका है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का होना। वीनस का एक्सिस काफी हॉरिजॉन्टल है, इस वजह से जैसे कि एक बॉल रोल करती है वैसा अपीयर होता है वीनस। और जैसे कि मैंने आपको बताया यूरेनस की तरह ही, जस्ट लाइक यूरेनस, सॉरी वीनस की तरह ही जो यूरेनस है ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है और क्लॉकवाइज ही रिवॉल्व करता है। ये दोनों चीजें यहां पर भी लिख लेना। जो यूरेनस है ये वीनस का भाई है रोटेशन और रेवोल्यूशन डायरेक्शंस में। ये दोनों प्लैनेट क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बट सभी प्लैनेट्स का एक्सिस वर्टिकल है।
ये प्लेनेट थोड़ा विचित्र है इस मामले में, इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल दिखता है। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं यूरेनस के बारे में। और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। चलिए, अब इसके एक दिन और एक साल के बारे में बात कर लेते हैं। वीनस का एक दिन मतलब इसका रोटेशन जो है वो 16.8 आवर्स का है। 16.8 घंटे में इसका एक दिन पूरा हो जाता है। मतलब तकरीबन तकरीबन जब धरती के 17 घंटे बीतते हैं तो वीनस का एक दिन हो जाता है। और हम बात करें वीनस के एक साल की, सॉरी वीनस बोल रहा हूं बार बार मैं, सॉरी, जो यूरेनस के एक साल की अगर हम बात करें तो यूरेनस क्योंकि काफी दूर है सैटर्न से, इसलिए इसको 84 ईयर्स लग जाते हैं, 84 दिन लग जाते हैं सूरज का एक चक्कर काटने में। और सबसे 84 ईयर्स लग जाते हैं सूरज का एक चक्कर काटने में। मतलब जब आपके 84 साल पूरे होंगे तब यूरेनस का एक ही साल पूरा होगा। 16.8 आवर में इसका एक दिन पूरा होता है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, जैसे कि मैंने आपको सैटर्न में लिखवाया भी था कि सैटर्न लास्ट प्लैनेट है जिसको देखा जा सकता है नेकेड आई से। इसका मतलब किसी ने तो इस प्लैनेट की डिस्कवरी करी होगी। 1781 में, नाम लिख लीजिए, 1781 में इस प्लैनेट को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। सेवनटीन 1881 में विलियम हर्शल नाम का एक इंसान था जिसने दुनिया को इस प्लैनेट के बारे में बताया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब से यूरेनस डिस्कवर हुआ है तब से लेकर आज तक यूरेनस ने कितने साल पूरे कर लिए हैं, बताइए। आज हो गया 2024, सिंपल, ठीक है। यह ढूंढा गया था 1781 में, तो 243 साल पहले इसको ढूंढा था। 243 ईयर्स को अगर हम 84 से डिवाइड कर दें तो मैं आपको बता दूं अभी तक जब से ये प्लैनेट डिस्कवर हुआ है तब से इस प्लैनेट के 2.8 ईयर्स ही हुए हैं। 2.8 ईयर्स, जिसमें से एक ईयर 84 ईयर्स के बराबर है। जब से ये प्लैनेट डिस्कवर हुआ है तब से इसके 2.8 ईयर्स हुए हैं, बस 2.8। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करते हैं यूरेनस की तीसरे साल के बारे में, इसका तीसरा साल कब पूरा होगा? इसका तीसरा साल 2033 में पूरा होने वाला है। 2033 में जो यूरेनस है वो अपना थर्ड ईयर पूरा करेगा। अभी चल रहा है 2024, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट ईयर इस प्लेनेट का कब आएगा, नेक्स्ट ईयर भी लिख लो 2033। 84 ईयर्स लगते हैं इस प्लेनेट को एक राउंड पूरा करने में। सिंस डिस्कवरी की बात कर रहा हूं मैं, जब से इसको डिस्कवर किया गया है तब से इसकी बातें हो रही हैं। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसको ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। 27 मून्स है इसके पास। इन टोटल इसके पास 27 चांद है। 27 इसके पास मून है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। इसके 27 मून्स में से सबसे बड़ा चांद अगर आपसे पूछा जाए, लाइक लार्जेस्ट मून आउट ऑफ 27, तो सबसे बड़ा मून है इसका टाइटेनिया। मैं आपको बता दूं, टाइटन नाम का चांद जो था, टाइटन, वो सैटर्न का था। याद आ रहा है? टाइटन सैटर्न का था, टाइटेनिया यूरेनस का है। यहां पर कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार अच्छे से यहां पर उसको नोट कर लेना। टाइटन सैटर्न का था, टाइटेनिया यूरेनस का है। और अभी एक और मून बताऊंगा जो नेपच्यून का होगा। फिलहाल यहां पर खत्म हो जाता है आप लोगों का यूरेनस। टाइटेनिया के अलावा कोई और भी मून है क्या इसका? हाँ, एक अरील्ड है और एक मिरांडा है। एरील्ड एंड मिरांडा, ये सम अदर इंपॉर्टेंट मून्स है। टाइटेनिया के अलावा ये 2 चांद और है जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं यूरेनस के। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं। देखो यार, अगर कोई प्लैनेट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी।
अगर कोई प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ईस्ट से वेस्ट, तो उस प्लैनेट में सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होगा? सूर्य उदय कौन सी दिशा में होगा? अगर कोई प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट घूमता है तो उस प्लैनेट में सनराइज कौन से डायरेक्शन में होगा? मतलब वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वीनस और यूरेनस में सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट्स ईस्ट से वेस्ट रोटेट कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए धरती पर कहां से हो रहा है? धरती में हमारी अर्थ पर सनराइज कौन से डायरेक्शन में होता है? सूर्योदय। सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हमारी धरती रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं ना हम लोग, तो जो प्लेनेट ईस्ट से वेस्ट घूमेंगे उनका सूरज वेस्ट से निकलेगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाना कि वीनस और यूरेनस, बिल्कुल यहां पर जो सनराइज है वो कौन से डायरेक्शन से हो रहा है, तो वेस्ट से हो रहा है, और जो सनसेट है मतलब जो सूर्य अस्त है वो ईस्ट में हो रहा है। चलिए जी, साइज के हिसाब से बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट है ये, मतलब तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है यूरेनस। साइज के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, यहां पर खत्म हो जाता है यूरेनस और हम चलते हैं अब नेक्स्ट, विच इज नेपच्यून। नेपच्यून आपके सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है। आपको बता दूं फोर्थ लार्जेस्ट है साइज में, चौथा सबसे बड़ा है। बट सब पढ़ने से पहले अपन लोग, आपकी स्लाइड में आपको नेपच्यून की फोटो भी दिख रही होगी, और नेपच्यून की फोटो में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक स्पॉट दिख रहा है आपको, ये वाला। इस स्पॉट का नाम है ग्रीन डार्क स्पॉट। इसको ग्रीन डार्क स्पॉट कहते हैं। और ये कितना बड़ा है? ये अर्थ जितना है, जितनी अर्थ है उतना बड़ा है ये। तो अब आप नेपच्यून का साइज अर्थ से कितना बड़ा होगा ये समझ सकते हैं। तो ये दो स्पॉट्स मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए। एक जुपिटर का पढ़ाया था, जुपिटर वाला स्पॉट था ग्रेट रेड स्पॉट, और एक स्पॉट आपने नेपच्यून का पढ़ा जिसका नाम है ग्रीन डार्क स्पॉट। इसको ग्रीन डार्क स्पॉट कहते हैं और जुपिटर के स्पॉट को ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। तो स्पॉट के नाम यहां पर याद कर लेना। चलिए जी, नेपच्यून के पास 14 चांद है, 14 मून्स है इसके पास, और 14 चांदों में से सबसे बड़ा चांद अगर बात करें तो वो ट्राइटन है। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन होगी, मैं आपको पहले बता दूं। टाइटन चांद है सैटर्न का, टाइटेनिया चांद है यूरेनस का, और ट्राइटन है नेपच्यून का। तीनों के टी से शुरू हो रहे हैं और राइमिंग भी है, इसलिए शायद यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, टाइटन है सैटर्न का, टाइटेनिया है यूरेनस का, और ट्राइटन हो गया नेपच्यून का। चलिए जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। भाई नासा ने कभी 20 अगस्त 1977 में एक मिशन भेजा था, ऐसे ही। कैसे भेजा? देखो भाई, पैसे वाले देश है ना, भेज सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक डब्बे में इंसान जैसा एक प्रोटोटाइप बिठा दिया। इंसान नहीं बिठाया, इंसान जैसी छवि की एक स्लेट बनाई, एक शीट बनाई, और वो उसमें बिछा दी। मिशन को लॉन्च किया और छोड़ दिया ऐसे ही, जहां तक जाता है जाए। और इस मिशन को क्यों छोड़ा गया था कि क्या पता कभी किसी को शायद ये डब्बा मिले इस यूनिवर्स में, और उसको समझ में आए कि तो आपके जैसे जानवरों के जैसे और भी कुछ जानवर पृथ्वी पर रहते हैं। तो या तो आप हमें ढूंढ ले, नहीं तो हम तो आ ही रहे हैं। खैर, जब तक हम आएंगे शायद देर हो जाए, तो आप आ जाओ। तो केवल इस, आप तुम्हें लगेगा कि बहुत ही बकलोली है, हो सकती है, पैसे वाले देश कर सकते हैं ना। जैसे हमको बोल दे कोई करने के लिए तो हम तो खैर बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमको क्या ही मिलेगा ना। तो नासा ऐसे करता रहता है। जैसे नासा को ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस इस धरती पर एलियन अटैक हुआ, नासा को लगता है, अमेरिकन को लगता है ये, कि अगर इस धरती पर अगर बाई चांस एलियंस ने अटैक किया तो सबसे पहले एलियंस अमेरिका की बजाएंगे। क्योंकि उनको पहले से पता होगा कि अमेरिका ही है। जैसे वो पूरी धरती को ऐसे ऐसे देखेंगे और अमेरिका निकालेंगे इसमें से क्या है। तो इनको ऐसा लगता है। एलियन से जुड़ी थ्योरीज बहुत सारी निकल कर आई हैं, और सारी थ्योरीज का ओरिजिनेशन ना आपको अमेरिका से ही देखने को मिलेगा। उसी तरीके से इन्होंने, मैं पहले ही बोल रहा हूं, 1977 20 अगस्त एक मिशन भेजा था, नाम था वोयेजर 2। 20 अगस्त 1977 में एक मिशन भेजा था वोयेजर 2।
ये अभी तक का एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अभी नेपच्यून गया है, अदरवाइज कोई स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून को पास करके भी नहीं निकला। ये दिस इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट टू पास बाय नेपच्यून। नेपच्यून से निकलने वाला ये एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है। इसका नाम है वॉयेजर 2, VOYAGER, वॉयेजर 2। इससे पहले इन्होंने वॉयेजर 1 भी भेजा था। वॉयेजर 1 भी 1977 में ही भेजा था और ठीक उसके बाद इन्होंने वॉयेजर 2 भेजा। इसका काम कुछ नहीं है, इन दोनों ही मिशंस का काम केवल इस सोलर सिस्टम के बाहर निकलकर देखना है कि और क्या चीजें हैं। फिलहाल वॉयेजर 2 के साथ नासा का कांटेक्ट टूट गया है। तो एक हद तक ही तो कांटेक्ट कर पाओगे ना आप, और आपको क्या पता कि यूनिवर्स के बाहर क्या चल रहा है, क्या पता बड़े से एस्टेरॉइड की टक्कर हो गई हो वॉयेजर 2 के साथ और वो टूट के नाश हो गया हो उसका, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता एलियंस को सही में मिल गया हो और अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। देखो कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अब मैं बात कर रहा हूं नेपच्यून की, और जैसे कि मैंने बोला कि ये भी नहीं दिखता आपको नेकेड आई से, तो किसी ने इसको भी ढूंढा होगा। 19 लिख लीजिए, सॉरी 1846, नेपच्यून की डिस्कवरी 1846 में हुई थी, और जिसने नेपच्यून ढूंढा उस इंसान का नाम लिख लीजिए जोहान गैल। जोहान गैल नाम से एक व्यक्ति थे, जर्मन एस्ट्रोनॉमर है, जर्मनी के रहने वाले हैं। एरिया 51 बेटा बिल्कुल वही प्रियांश, कहा तो यही जा रहा है कि ये लोग साले एलियंस पर टेस्टिंग करते हैं एरिया 51 में। अब जो भी है, मैं वैसे बोलने ही वाला था इसके बारे में, बट हमें नहीं पता, क्योंकि अब अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, जैसे वैसे ये लोग तो यही बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर वेपन्स की टेस्टिंग करते हैं, मतलब अत्याधुनिक हथियारों की टेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। बहुत ही जंगलों में, डेजर्ट में जाकर बना रखा है इन्होंने एरिया 51। तो ये वो वाली बात होगी जैसे वो DRDO है भारत में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हथियार हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, उसकी टेस्टिंग करती रहती है। तो वहां पर आप लोग नहीं जा सकते, वहां पर मीडिया नहीं जा सकती, वैसा ही कुछ है। लोगों ने एक ऑरा बना दिया है एरिया 51 के आसपास। ऑरा मतलब एक हवा बना दी है कि यहाँ पर एलियंस हैं और ये एलियंस पर टेस्टिंग करते रहते हैं। तो अब जो भी है नहीं पता हमें क्या है, फिलहाल इतना हो गया। अब आपको बता दूं नेपच्यून के सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, इसका 1 दिन और इसका 1 साल। नेपच्यून का 1 दिन मात्र 16 घंटे 11 मिनट का है। 16 आवर्स 11 मिनट्स में नेपच्यून एक रोटेशन पूरा कर लेता है। और बात करते हैं नेपच्यून के 1 साल की, 165 ईयर्स लग जाते हैं नेपच्यून को 1 साल पूरा करने में। आई सेड 165, क्योंकि सबसे दूर भी यही है। सोचिए 1846 में इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था, 1846 में। 2011 में इस प्लैनेट ने अपना पहला राउंड पूरा किया था। 1846 में आपने इसको डिस्कवर किया, 2011 में इसने अपना पहला साल पूरा किया, और अब इस प्लैनेट का अगला साल 2176 में आएगा। नेपच्यून का रीसेंट ईयर 2011 में पूरा हुआ है, और नेक्स्ट 2176 में आएगा। ये नेपच्यून के बारे में, मतलब जब से आपने इसको ढूंढा है तब से नेपच्यून का 1 ही साल पूरा हुआ है। 165 ईयर्स लग जाते हैं नेपच्यून को 1 साल पूरा करने में। उसके बाद दोस्तों मैं प्लूटो के बारे में आपको बता दूं, हालांकि स्लाइड्स में कहीं नहीं मिलेगा प्लूटो के बारे में, बट प्लूटो की डिस्कवरी 1930 में हुई थी। एक बार जल्दी से हेडिंग डाल दो प्लूटो। जी, जो प्लूटो की डिस्कवरी आपने 1930 में करी थी, और प्लूटो को ढूंढने वाले का नाम है क्लाइड टॉमबाग। मैं प्लूटो के बारे में बता दूं, मिस्टर क्लाइड टॉमबाग इज द वन हु हैज डिस्कवर्ड प्लूटो। 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था। प्लूटो की बात कर लेते हैं, तो प्लूटो का 1 साल, लाइक 1 ईयर, प्लूटो का 1 ईयर 248 ईयर्स का है। टू 48 ईयर्स का है प्लूटो का 1 ईयर।
जिसको तकरीबन तकरीबन आप 250 साल भी बोल देते हैं। सर क्या नहीं समझ में आया बताओ। फ्लाइट की स्पेलिंग CLYDETOMBAGH। अब चश्मा नहीं बन गया है? हाँ, चश्मा छूट गया, फिर तो आपकी हालत मेरी जैसी है। आपको दिख रहा है पूरा? आप आपकी आंखें ठीक है? आपको पास का नहीं दिखता? तुम एक दूसरे के पूरक हो, साथ साथ चलना आज। उसके बाद बात करते हैं प्लूटो के, हाँ 1 डे के बारे में बता रहा हूं। आपने अभी तक प्लूटो का 1 साल पढ़ लिया। प्लूटो का 1 साल तकरीबन तकरीबन 248 ईयर्स का है। अब मैं बात करता हूं प्लूटो के एक दिन के बारे में। 153 आवर्स, 153 घंटे लग जाते हैं प्लूटो को। 153 आवर्स, 153 घंटे लग जाते हैं प्लूटो को अपना एक दिन पूरा करने में। 153 आवर्स को अगर मैं तोड़ना चाहूं इन टर्म्स ऑफ डेज, तो यहां पर आप लिख सकते हो 5 दिन, 5 दिन नहीं 6 दिन, 6 दिन कर लो, 6 दिन और और क्या कहते हैं 9 घंटे, 6 दिन 9 घंटे, जो निकल कर आएगा 153 आवर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लूटो आखिरकार प्लैनेट की कैटेगरी से इसको कब निकाला गया। जैसे कि मैंने बताया था आपको 2006 में, 2006 में प्लूटो को 2006 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इन्होंने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। इन्हें प्लूटो को बोला कि आप सर एक बोने ग्रह है, अभी ग्रह बनने लायक नहीं है आप, काफी छिछोरी हरकतें हैं आपकी, आप प्लैनेट नहीं बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वजह से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया बाहर, और यहां पर आप लोगों की ये प्लैनेट की हिस्ट्री खत्म हो जाती है। क्या प्लूटो के अलावा कोई और भी ऐसा प्लैनेट है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है? भाई प्लूटो के अलावा कोई और प्लैनेट है? एक प्लैनेट और है जिसको ड्वार्फ कहा जाता है। प्लूटो तो है ही है, प्लूटो अकेला नहीं है। एक प्लैनेट और है जिसको UB 313 बोला गया है। इस प्लैनेट का नाम है एराइस, एरिस भी बोलते हैं इसको, एरिस प्लैनेट। ये प्लैनेट भी ड्वार्फ प्लैनेट है। इसको 2003 में ढूंढा गया था, नासा ने इसको 2003 में ढूंढा था, डिस्कवर्ड इन 2003, एरिस प्लैनेट। प्लूटो के अलावा UB 313 भी एक तरीके का ड्वार्फ प्लैनेट है। UB 313 ये भी एक तरीके का ड्वार्फ प्लैनेट है। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी फिलहाल यूनिवर्स और प्लैनेट से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कॉमेट्स के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं मीटियोर, मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स, इन तीनों के बारे में डिफरेंस बता दूं। देखिए ये सूरज है, ठीक है जी। सूरज के चारों तरफ कुछ ऐसी ऑर्बिट में घूमते हैं प्लैनेट्स, ठीक है जी। तो ये आपको दिख रहे हैं। कहा जाता है सूरज के चारों तरफ ही बहुत ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बहुत ज्यादा बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ये शेप होती है, अगर आप उसको सर्कल को ऐसे चौड़ा कर दो तो उसको इलिप्टिकल कहा जाता है। तो कुछ ऐसी बहुत ज्यादा ही हाईली इलिप्टिकल, इसको कहा जाता है हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में कुछ चीजें सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है।
जो आपके सोलर सिस्टम में आपको दिखती नहीं है, कई कई सालों के बाद एक बार नजर आएंगी ये चीजें आपको, जब वो सोलर सिस्टम में एंटर करेंगी। और इस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को आप कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट, जिसको धूमकेतु बोलते हैं ना हम लोग, कई सालों में एक बार जाकर कॉमेट्स दिखते हैं। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए कॉमेट्स, COMETS। COMETS, तो यहां पर लिख लीजिए, दे रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, कॉमेट्स। सर सीरीज एस्टेरॉइड हो गया प्रियांश, उसके बारे में बता रहा हूं अभी आपको। दे रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, दे रिवॉल्व अराउंड सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट and they are seen in solar system once after many years, and they are seen in solar system once after many years। कई सालों के बाद एक बार सोलर सिस्टम में आपको कॉमेट्स नजर आते हैं। दे आर सीन वंस इन सोलर सिस्टम आफ्टर मेनी ईयर्स। एग्जाम्पल, एक कॉमेट के बारे में आपको बता दूं, एक कॉमेट का नाम है कॉमेट हेली। इसको मैं हेली कॉमेट बोल रहा हूं, हेली कॉमेट। ये कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। हेलीज कॉमेट के बारे में लिख लीजिए, इट इज सीन वंस इन 76 ईयर्स। ये कॉमेट 76 सालों में एक बार दिखता है। इस कॉमेट की डिस्कवरी करी किसने थी? इस कॉमेट को डिस्कवर किया था एडमंड हेलीज ने, डिस्कवर्ड बाय सर एडमंड हेली। इस कॉमेट को एडमंड हेलीज ने डिस्कवर किया था। एक गजब चीज बता दूं, लास्ट टाइम इस कॉमेट को 1986 में देखा गया था, और 76 ईयर्स में एक बार दिखता है, तो मतलब अगली बार ये 2062 में देखा जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए, सीन आफ्टर 76 ईयर्स, सीन वंस आफ्टर 76 ईयर्स। 76 सालों में एक बार दिखता है। लास्ट टाइम इसको 1986 में देखा गया था। नेक्स्ट ये 2062 में देखने को मिलेगा। ये हेलीज कॉमेट है। हाँ, मतलब तब तक शायद जिंदा रह जाए हम। नहीं सर, इतनी जल्दी मरने की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी जुडिशियरी भी पास करनी है। अब मैं गजब चीज बता रहा हूं, वो 3 चीजें जिस पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मीटियोर, मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड्स, क्या चीजें होती हैं। एक चीज बताऊं सर आपको, अपने फोन से फोटो खींच लो, फिर जूम करके लिख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं तो यही करता हूं यार, जब मैं चश्मा भूल जाता हूं ना अपना। अब आगे की बात करते हैं। देखो यार, मार्स यहां पर है आपकी धरती, और यहां पर है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में हजारों की संख्या में छोटी छोटी चीजें सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, एक के पीछे एक, अलग अलग स्पीड्स में। और ये पूरी की पूरी चीज एस्टेरॉइड कहलाती है। इनको एस्टेरॉइड कहते हैं। और क्योंकि बेल्ट बनाकर घूम रहे हैं, इसलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोल दिया। और मैंने बोला कि ये एक के पीछे एक लगे पड़े हैं, अलग अलग स्पीड में घूम रहे हैं। तो क्या पता 2 एस्टेरॉइड आपस में पीछे से टकरा जाए, हो सकता है जी। यहां पर सूरज है, और आप सब सूरज के चारों तरफ इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको रोक के रख रहा है। इतना क्लियर हुआ जी। अब इस
पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट में से सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है, लाइक लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। पहले तो ये नाम लिख लेंगे, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का नाम है सीरीज, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड सीरीज है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरीज है। अब दोस्तों मान के चलो इमेजिन करो दो एस्टेरॉइड आपस में टकरा गए, ठीक है। अब ये दोनों एस्टेरॉइड आपस में टकराए, दोनों के टकराने की वजह से छोटे छोटे टुकड़े अलग हो गए, एस्टेरॉइड बेल्ट से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल गए। अब जाहिर सी बात है ये एस्टेरॉइड जो बाहर निकले हैं बेल्ट में, ये सूरज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जब भी कोई पार्टिकल अपनी बेल्ट से अलग हो जाता है तो वो सूरज की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सूरज का ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब जानना तो चाह रहा था ये सूरज की तरफ, बट बीच में अर्थ आ गई, तो जाहिर सी बात है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा, ठीक है जी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज जो बाहर से आती है ना उसमें आग लग जाती है, तो मान के चलो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा इसमें लग गई आग, और ये एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही कहलाता है मीटियोर, इसका नाम बदल जाता है, इसको मीटियोर कहते हैं। अगर एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है तो वो एस्टेरॉइड है, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद वो मीटियोर बन जाता है। जनरली आग लगने के बाद वो चीजें वही भस्म हो जाती हैं, नीचे तक नहीं पहुंचती, ठीक है। बट अगर बहुत ही बड़ा था, मान के चलता हूं मैं कि वो पूरा जला नहीं है, तो वो अर्थ से टकरा जाएगा, और अर्थ से अगर कोई मीटियोर टकरा गया तो फिर इसका नाम हो जाता है मीटियोराइट, इसको मीटियोराइट कहते हैं, ठीक है जी। अब सबसे गजब चीज, कभी के बार शूटिंग स्टार आपस में टकराते हैं, सीधा जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और जलते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, हमारी पृथ्वी को कुछ नहीं बोलते, तो वो है तो मीटियोर, बट आपको वो जाते हुए नजर आएंगे, और इन्हीं सब चीजों को आप शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा। एक्चुअली में तारा नहीं है वो, सोच के चलो ना, टूटता हुआ सूरज तारा है, तारा टूटेगा तो तुम बचोगे, टूटता हुआ तारा, सूरज का एक अंश अगर टूटता हुआ आया, हाँ तो जाती है ना, बहुत तेज जाती है, तो दिखता ही नहीं है वो, मुश्किल से अगर 5 सेकंड में दिख जाए, फिर तुम बोलते हो, फिर वो सारी बकलौली शुरू हो जाती है कि सर अगर 1-2 मिनट में विश मांग लो तो शायद वो पूरी हो जाए, और विश भी लौंडे लपाड़ों को क्या ही सूझती है कि सर वो हाँ कर दे बस, क्योंकि यही 3 सेकंड में तो बस यही मांगा जा सकता है ना, तो क्योंकि हम लोग काफी कंफ्यूज क्रिएचर्स हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एस्टेरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट के बीच में डिफरेंस बता दूं, जब तक तुम बेल्ट में हो या जब तक तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो तब तक तो तुम एस्टेरॉइड हो, जैसे तुम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तुम मीटियोर बन गए, और अगर धरती से टकरा गए तो मीटियोराइट, धरती के एटमॉस्फेयर से पास हो गए तो आप उसको शूटिंग स्टार कह देते हैं। यहां तक समझ में आया जी। तो ये सब चीजें थी पहली स्लाइड में, और यहां पर खत्म हो जाता है आप लोगों का आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में चांद के बारे में पढ़ाऊंगा, मून, क्योंकि हमारे पास एक ही है, उसको पढ़ लेते हैं। मून के बाद आप मेरे साथ पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर के बारे में, टाइम निकालना बताऊंगा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। चलिए, थैंक यू बेटा।